देखिए, आपने बोला मेरे को रोंगटे खड़े हुए, ठीक है। तो कभी भी फेल तो ऑप्शन है ही नहीं मेरी लाइफ में कि मैं सोचूंगा कि यार अगर ये फेल हो गया तो क्या करूंगा। नहीं, अब देखिए ऐसा है, मराठी में कहा जाता है ओखली में सर घुसाया तो टूटे या फूटे डरना नहीं। हमने सर घुसा लिया है, अब टूटे या फूटे देखा जाएगा। जो न्यायालय के कर्मचारी हैं, जो भारत में भ्रष्टाचार विलोप थे ना, भ्रष्टाचार की जड़ें हैं ना, वो न्यायालय से ही प्रारंभ होती हैं। क्योंकि न्यायालय के सामने जो न्यायाधीश हैं, उनकी 2 फीट की दूरी पे बैठे हुए कर्मचारी घूस लेते हैं। केस रजिस्टर्ड नहीं होते 6-6 महीने तक। ऐसा लॉयर ये कहना चाहता हूं कि इन जैसे व्यक्तियों का पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं हो न्यायालय में। उनको शीघ्र सजा मिल जाए। जो छोटी छोटी बच्चियों को, नादान सी बच्चियों को, ऐसे लोग, अपराधियों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। बच्चियां आजकल ना तो कोचिंग जा पा रही हैं, ना स्कूल जा पा रही हैं, रास्ते में रोक लेते हैं। और इसका एक पक्ष जिम्मेदार पुलिस वाले भी है, जो किसी की शिकायत आने पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि ऐसे पुलिस वालों को भी डंडे पड़ने चाहिए जो उनका समर्थन करते हैं। मिलेगा। हम कोविड के बाद भी हम आज सस्टेन कर पाए, जस्ट ऑब्वियस रीजन, चाहते तो हम भी कोविड में गिव ऑफ करते थे, क्योंकि मेरी कंपनी शुरू हुए 3 ही महीने हुए थे, डेविल्स एडवेंचर, और कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गया था। तो आप सोचो सिर्फ 3 महीने स्टार्टअप को शुरू करे हुए और लॉकडाउन आ गया तो कैसी स्थिति होगी। लेकिन हमने गिव अप नहीं करा, हमने सोचा चलो करते हैं। और लास्ट सीजन हमारा बहुत शानदार गया, बहुत शानदार। और आफ्टर कोविड, और इस बार भी फिर लॉकडाउन लग गया, सेकेंड लॉकडाउन लगा। तो हमको अब भी उम्मीद है कि अब ये जो लॉकडाउन खुला है इसके बाद भी हमारा सीजन अच्छा जाएगा, क्योंकि हमारा मॉनसून ट्रैकिंग सीजन बहुत अच्छा गया है इस साल का भी, और अब कैंपिंग सीजन शुरू है तो वो भी उम्मीद है कि अच्छा ही जाने वाला है। इसलिए अच्छा ही जाएगा, अच्छा ही होगा भाई। हम मतलब ये नेगेटिव तो हम लेते ही नहीं, बी पॉजिटिव लेके चलेंगे। लास्ट हमारे जो पास्ट में हमने जो किया है तो हमको मालूम है भाई, उसका रिव्यूज है, हमारे पास फीडबैक है, हमारे पास वही चीज़ हमारा आगे भी काम आएगी। और कई कस्टमर हमारे ऐसे हैं कि वो मतलब लास्ट टाइम करके गए हैं, अभी भी हमारे साथ न्यू प्लेसेस हमारे साथ जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मतलब अपने आप से कॉल आ रहे हैं, अपने आप से वो चीज़ें रहती है, खुद से प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक ही चीज़ है, बी पॉजिटिव। और अगर इफ़ यू गो फॉर एडवेंचर तो भाई मतलब गो फॉर इट, सोचो मत इस चीज़ के लिए, बिल्कुल आगे बढ़ो। कॉलेज फीस के लिए मैं जब लोन लेने के लिए गया था तो मैंने अपने कोर्स का नाम लिया। जब वहां पे मैंने अपने कोर्स का नाम लिया तो वो सर मेरे पापा को कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, या ये कोर्स अच्छा नहीं है, या इसमें आप हमारा लोन नहीं चुका पाओगे। ओके, तो सर आप मुझे ये बताइए, जैसे कि कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े, तो उनका क्या सलूशन है? क्योंकि वो केस तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कुछ हो रहा है, तो उसका क्या सलूशन है आपके पास? ये सॉल्यूशन क्या है? न्यायालय के कर्मचारी गण, न्यायालय स्वयं है इसका। देखो, किसी एक पक्षकार से, किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या किसी से प्रताड़ित से, कोई किसी व्यक्ति से प्रताड़ित होता है या शासन प्रशासन सुनते नहीं, तो वो क्या बोलते हैं सामने वाले को, आई विल सी यू इन कोर्ट। तो उसका आखिरी जो शब्द रहता है ना कि मैं आपको न्यायालय में ही मिलूंगा, मुझे वहीं से। तो लोगों को आस ये है कि न्यायालय उनको न्याय देगा। अब इसी पर्पस की वजह से वो अपने न्यायालय में दरवाजा खटखटाते हैं न्यायालय का, लेकिन न्यायालय में वो केस सालों पेंडिंग रहते हैं, सालों चलते हैं। उसका मेन कारण ये है कि न्यायालय के कर्मचारी हैं, जो भारत में भ्रष्टाचार विलोप थे ना, भ्रष्टाचार की जड़ें हैं ना, वो न्यायालय से ही प्रारंभ होती हैं। क्योंकि न्यायालय के सामने जो न्यायाधीश हैं, उनकी 2 फीट की दूरी पे बैठे हुए कर्मचारी घूस लेते हैं। केस रजिस्टर्ड नहीं होते 6-6 महीने तक, तो न्याय कहां से मिलेगा लोगों को? जो अभियुक्त गण हैं, जो दोषी हैं, वो बाबू लोग को पैसे दे देते हैं, और वो पैसे ले लेते हैं 4-4, 5-5 महीने की लंबी। तो न्याय कहां से मिलेगा? और पक्षकारों को भी ये चाहिए कि वो अपने जो भी अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, उनको बोलें कि सर जल्दी से कार्रवाई करवाइए इसमें। क्योंकि ज़्यादातर पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब से लॉयर बना हूँ, जब से मैं ये सब देखा है, सब कार्रवाई,
पूरी प्रोसीडिंग क्रिमिनल सिविल की, तो मैं देखता हूँ कि अधिवक्ता जल्दी से किसी प्रकरण का निराकरण करवा सकता है। वो हर हेयरिंग पे जाए, न्यायालय से अपना पक्ष रखे कि सर ऐसा करिए, गवाहों को नहीं बुलाया जाए। 6-6 साल हो जाते हैं, डॉक्टर लोग गवाही नहीं आते, उसकी वजह से मेन कारण रहता है उनका भी, तो जो करप्शन है ना उनका। अब वो सॉल्यूशन कैसे होता है मैं बताऊँ। सॉल्यूशन इस प्रकार से हो सकता है कि जल्दी से जल्दी पेंडिंग हो, तो उसके लिए न्यायाधीश गणों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस प्रकरण का कितनी जल्दी निराकरण किया जा सकता है। वो निराकरण करेंगे तभी तो केस पेंडिंग वो हटेंगे जल्दी, वो खुद ही नहीं चाहते। बाबू ने बोल दिया कि हाँ चलो सर आज 10 केस लगे, मात्र 10 का ही निराकरण करना। न्यायालय का कोर्ट ऑफ कंटेंट तो पुलिस विभाग भी करता है। एक पुलिस की डायरी हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय, सेशन कोर्ट में बुलाने के लिए चालान पेश, वो तो डायरी खोलते नहीं, 3-3 बार तो हेयरिंग लग जाती है, कोर्ट डायरी नहीं आती न्यायालय में। न्यायालय के बोलने के पश्चात भी तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, तो क्योंकि कोर्ट उनके अगेंस्ट में केस नहीं, वो नहीं लेती, एक्शन नहीं लेती। अगर एक्शन लेना चालू कर दी तो वो तो सब वो हो जाएंगे एक्टिव। ये भी एक कारण है। तो केस जितने पेंडिंग है उनका अगर जल्दी से निराकरण चाहता है तो उसका निराकरण सिर्फ न्यायालय ही कर सकता है स्वयं, क्योंकि कर्मचारीगण थोड़ी ना कोई न्यायालय है। न्यायालय उनको निर्देशित करेगा कि नहीं आज हम 10 केस नहीं 20 केस सुनेंगे, 30 केस सुनेंगे, उसका शीघ्र निराकरण करेंगे। 138 चेक बाउंस के मामले होते हैं, उसमें केस फाइलिंग करके लोग भूल जाते हैं। अरे समय पे आप कोर्ट फीस अदा करेंगे न्यायालय में तो केस रजिस्टर्ड होगा, और केस रजिस्टर्ड होने के बाद समझ दीजिए। अब समझ भी केस में, उसमें जब 1 बार 2 बार मालूम है कि सामने वाले अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर करके चेक जारी किया है, तो 1 मौका दो, 2 मौके दो। यहाँ तो 1 साल तक सामने वाला अपेयर ही नहीं हो रहा। अभियुक्त नोटिस एडवांस क्यों जा रहा है? उसको अधिवक्ता महोदय द्वारा चेक बाउंस के नोटिस दिया जाता है कि आपके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है, तब वो एक्टिव नहीं होता। तो उसको मौका, अत्यधिक मौके देने से मतलब क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो इन केस में लिंगर होने का कारण यही है कि न्यायालय के टाल मटोली, हीला वाली। ओके, अकॉर्डिंग टू यू सिस्टम में क्या चीज़ें चेंज होना चाहिए इन शॉर्ट? सिस्टम में चेंज ये होना चाहिए, शॉर्ट में बोलूँ तो ये सब ऑनलाइन हो जाए। जैसे फाइलिंग हो गई तो यहीं से हेयरिंग पे अधिवक्तागण जिस संबंधित केस में चाहे उसमें फाइलिंग करके चालान ऑप्शन कर सकते हैं, या फिर वो तलवाना देने का ऑप्शन, ताकि ऑटोमेटिकली वारंट इशू हो जाए। न्यायालय के समक्ष या संबंधित न्यायालय में तलवाना देने से कोई इशू नहीं है। एविडेंस कॉल करने के लिए सभी जल्दी से, ताकि जल्दी से जल्दी शीघ्र साक्ष्य न्यायालय में आ सके, क्योंकि वही तो बेस है। जब तक व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा साक्ष्य के लिए तब तक नहीं होगा। ओके, अगर वकील को, अगर एडवोकेट को पता हो कि सामने वाला क्रिमिनल है, तब भी अगर उसका केस लेता है तो उसको, उसका क्या रिएक्शन रहता है? और दूसरी चीज़ों के लिए मतलब यार ये गलत है चीज़, तो उसका क्या सलूशन हो सकता है? और क्या चीज़ से कि यार क्रिमिनल को सजा ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वकील उसका सपोर्ट कर रहा है वो क्रिमिनल होने के बाद भी। या तो ये अर्निंग सोर्स हो गई उसकी, या तो फिर वो चाह ही रहा है कि यार गलत ही है। नहीं, ऐसा अधिवक्ता तो मैं यही चाहता हूँ कि क्राइम बढ़ जाए, लेकिन सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सामाजिक भाव से देखो तो कभी अपराधी व्यक्ति का, आपराधिक प्रवृत्ति का या अपराधी का समर्थन नहीं करना चाहिए, ना ही उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन चूंकि हम अधिवक्ता हैं, वो हमारे पास नहीं आएगा तो कहीं और जाएगा, तो इस कारण से लेना चाहिए। हाँ, फरियादी को मिल लेना चाहिए अभियुक्त के एक बार अधिवक्ता से, जिससे क्या वो उसका समर्थन कर सके। लेकिन अगर हम ये नहीं हो तो ये हमारा व्यवसाय कैसे संचालित होगा? ठीक है, ओके। रेप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या लॉ होना चाहिए कि ताकि लोगों को सही सीख मिले? उसका
रेप के संबंध में मेरा ये मत व सुझाव रहेगा कि जो लोग एक्चुअली जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं वो 6 महीने 1 साल सहमति से 6 महीने 1 साल 8 दिन 15 दिन जो भी रहने के बाद वो सामने वाले पक्ष पे FIR रजिस्टर्ड करवा देते हैं। तो सहमति से तो वो रही हैं, तो लोगों में ये क्या बढ़ावा लड़कियों ने ही दिया है। अब गेहूं के साथ गुण पीसने वाली बात हम बचपन से सुनते आए हैं। तो क्या हुआ कि जो नाबालिग लड़कियां हैं 15 साल से कम की, आजकल हम देख रहे हैं समाज में इतने घिनौने व्यक्ति हो गए हैं जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं जो सुनने में ही बहुत घिनौने लगते हैं। तो मैं ऐसा लॉयर ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसे व्यक्तियों को पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं होने वाला, उनको शीघ्र न्याय सजा मिल जाए। जो छोटी छोटी बच्चियों को, नादान सी बच्चियों को, ऐसे लोग अपराधियों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। बच्चियां आजकल ना तो कोचिंग जा पा रही हैं, ना स्कूल जा पा रही हैं, रास्ते में रोक लेते हैं। और इसका एक पक्ष जिम्मेदार पुलिस वाले भी है, जब किसी की शिकायत आने पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि ऐसे पुलिस वालों को भी डंडे पड़ने चाहिए जो उनका समर्थन करते हैं। और ऐसा सामाजिक लॉयर क्या होता है कि मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों का जो बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ हो, रेप हो, ऐसी घटनाओं का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं और ना ही ऐसे अपराधियों का साथ देना चाहता हूं। ऐसा कभी भविष्य में आता भी है तो मैं कभी भी उनका पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं रहूंगा, चाहे मेरे में कितनी भी क्षमता क्यों ना। बहुत बढ़िया, अच्छा है ये चीज़ है। ओके, 3 इडियट में एक डायलॉग था जो जब दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, जब दोस्त टॉप कर देता है ना तो उससे ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसे तो आपके भी दोस्त होंगे, जब आप हाई कोर्ट में लॉयर बने, लड़ने गए, तो कुछ दोस्तों ने आपको भी किया होगा चीज़ें, किया टिप्पणी होती है या कुछ भी है? हाँ, देखो समाज में मानव रूप में आए हम, समाज में 2 तरीके से चीज़ें विद्यमान हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। इससे मैं भी अछूता नहीं हूँ। कॉलेज में और सभी जगह मेरे दोस्त रहे हैं बहुत प्यारे। तो कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं कि गर्व महसूस करते हैं कि हमारा मित्र इतना अच्छा है, जो इतनी कम उम्र में इतना अच्छा हो रह रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में डाइस पे जाके जजों से लड़ ले रहा है अपने पक्षकारों के लिए, उनको न्याय दिलवा रहा है। सेशन में भी सब जगह करप्शन के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा हूँ। मैं किसी राजस्व न्यायालय में या किसी राजस्व की कोर्ट में बाबू को कोई पैसे देने के पक्षधर में नहीं, ना देता हूँ। ऐसे कुछ दोस्त मित्र हैं जो मेरे को देख के बड़ा अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि वो सोचते हैं कि यार देखो हम 10 साल पहले 5 साल पहले आ गए, ऐसा है। वो सोचते हैं कि यार ये क्या आ रहा है, तो वो कर तो कुछ नहीं सकते, बस ये करते हैं पीठ पीछे ये बोल सकते हैं टीम मोरल डाउन करने के लिए कि यार ऐसा है वैसा है। तो इन सब चीज़ में ऐसा सुझाव अपने आप को देता हूँ कि इन जैसे लोगों पर ध्यान ही नहीं देना, बोलने दो जिसको बोलना। देखो बुराइयाँ उन्हीं की होती है जिसमें कुछ काबिलियत हो, हर किसी में नहीं होती। ओके, पसीना पूछ लीजिए आप थोड़ा, क्योंकि तो भैया आप आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि आप एक कॉमन मैन से एक हाई कोर्ट लॉयर की जर्नी कैसी रही है आपकी? वो शुरुआत थोड़ी ऐसी हुई कि ये वर्ष 2013 की बात है। मैंने 2012 में BU भोपाल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव आने वाले थे, तो गणेश उत्सव की झांकी लगाई गई थी कॉलोनी में। उसके हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, कुछ लोग और हम। तो चूँकि ये अब वहाँ पे कुछ मशीनें थी, साउंड सिस्टम की बजाने की सब थे, और हम वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, तो झांकी समिति वालों ने कुछ फ्लेक्स भी छपवाए थे। अब बात वो हुई
कि जो मशीन लगी थी डीजे वाली, उसको चुराने के लिए रात को चोर ने चुरा ली। वो झांकी के टाइम की बात है, आरती हो रही थी। आरती होते समय जब चुराया तो पीछे कार्यकर्ता लोगों ने देख लिया और उन चोरों को कार्यकर्ताओं ने सभी ने और साथ में कॉलोनी वासियों ने मारा। मारने के बाद थाने ले गए, निशादपुरा थाने। और थाने ले जाने पे क्या करा, थाने वालों ने, चूँकि उसके चोर के घर वालों ने, उनको ये तो मालूम नहीं था कि कॉलोनी में किसने मारा किसने नहीं मारा। उन्होंने क्या करा कि फ्लेक्स पे जिसके नाम लिखे थे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, तो हमारा नाम मेंशन करवा दिया एफआईआर में। तो एफआईआर में नाम करने के बाद हम गए वहाँ पे, कुछ पेशियाँ हुई। पेशियाँ जब चल रही थी तो उसी दौरान एक दो बार हमें हमारे जो अधिवक्ता थे और उन प्रकरणों में उन्होंने कहा कि यार नीचे 317 सीआरपीसी का आवेदन रहता छुट्टी का, उसको बनवा के ले आइए आप। और मैं गया बनवाने नीचे, मैंने वहाँ पे कुछ टाइपिंग हो रही थी। मैडम से बोला कि मैडम मैं तो अभी बेरोजगार हूँ, तो टाइपिंग का कैसा क्या रहता है बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि हम 60% देते हैं और जो आपको सीखना वो करिए। ठीक है। मैं वहाँ जब टाइपिंग करने जाता था, पैसे भी अच्छे मिलने लगे रोज़ के। तो ये कॉलेज पास हो चुके थे करते करते। अब मैं वहाँ पे रोज़ जैसे टाइपिंग करने बैठे तो अधिवक्ता रोज़ बदल बदल के आते थे, वो किस तरह से डील करते थे अपने पक्षकारों को, तो मैं बड़ा प्रभावित होता था, है ना, क्योंकि यहाँ तो फाइनेंशियली अच्छा है। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने वर्ष 2014 में शासकीय विधि महाविद्यालय भोपाल में प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद ड्राफ्टिंग का तो नॉलेज हो ही जाता था। मैंने 2 वर्ष और बिताए 17 तक, और फिर 18 तक क्या करा कि मैं जूनियर में टीपी विश्वकर्मा साहब हैं, सिविल के हैं वो अच्छे भोपाल में, तो उनके यहाँ मैंने 6 महीने जूनियरशिप करी और क्रिमिनल का भी इसी दौरान थोड़ा अनुभव प्राप्त किया। अब नॉलेज सब मिलने के बाद क्या हुआ, 2018 में मुझे डिग्री प्राप्त हो गई। डिग्री प्राप्त होने के बाद तुरंत ही मैंने जबलपुर बार में अपना वहाँ पे एनरोलमेंट कराया। एनरोलमेंट कराने के बाद मैं 6 महीने तो जबलपुर में रहा। वहाँ उच्च न्यायालय की पूरी प्रणाली समझी, कार्य प्रणाली कैसे रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है, और फिर भोपाल आके अपना सेल्फ करने लगा। उस टाइम मेरा निवास था ना वहाँ पर, तो निवास से ही अपना कार्य पूरा व्यवसाय संचालित करता था, जहाँ पे जैसा भी जो मिल जाता था जिस फील्ड में, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू सब। अब ना तो ज़्यादा सीनियर ना जूनियर, अब हमारे ऐसे हो गए कि भैया आप समझ लो कि हम अपना खुद का ही करने लगे। ये कार्यालय में बैठे बैठे भोपाल समेत भोपाल संभाग के सारे जिले भी कवर कर लिए हमने, भोपाल का भी, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़, और इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट भी सब। अब यहाँ से करने के बाद क्या करा कि जब कुछ पहले आई, प्रमोशन बढ़ा और कुछ फेमस हो गए लोकल एरिया में, तो उनसे गुडविल अच्छी थी, पुराने थे हम, तो हाई कोर्ट के कुछ मामले भी आए। तो हाई कोर्ट जबलपुर में अपेयर हुए, फिर उसके बाद ग्वालियर गए, ग्वालियर में हुए, फिर इंदौर हाई कोर्ट में भी गए, अपेयर हुए। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में, अभी मैं मई में चेन्नई हाई कोर्ट में भी अपेयर हो गया हूँ। तो वहाँ पे मैं उस केस में थोड़ा सफलता भी प्राप्त हुई, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लॉयर हैं। तो अभी पहले कार्यालय घर निवास पे ही था, अभी जून में 1 जून से मैं नई जेल रोड कर्मा शादी हॉल पे अपना स्वयं का कार्यालय ओपन किया है। तो इस तरीके से जर्नी रही। और जूनियर सीनियर की बात यह है कि हमसे कुछ 5 से 10 साल पुराने सीनियर भी हैं, क्लासमेट भी हैं हमारे, उनमें आगे बढ़ने की लालसा ही नहीं है, ना वो चाहते हैं, उनका वो ही रहना चाहते हैं और उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करने चाहते हैं अपने सीनियरों के साथ, तो वो करें। पर हमने क्या सेल्फ हो गए, वो उनको 10-10, 5-5 साल के सीनियर होने के बाद भी उनका स्वयं का कार्यालय भी नहीं है,
यहाँ तक कि हाई कोर्ट तो छोड़ो, सेशन कोर्ट में या डीजे कोर्ट में या तो लोअर कोर्ट में भी डाइस पे बोलने की उनमें प्रतिभा नहीं। कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। इस तरीके से हमारी जर्नी रही, बढ़िया शानदार रहा कि कॉमन मैन से अच्छे लॉयर बन गए हम, प्रतिभाशाली, बाकी लोगों का सहयोग मिल रहा है, अच्छा व्यवसाय हो रहा है। ओके, अब अपन पूछते हैं नॉर्मल। हाँ बोला, क्या कहना था? हाँ बोलिए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो, मेरा नाम नवीन संदान है। बेसिकली मैंने एक कंपनी चालू करी जिसका नाम है वेवे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 5 डायरेक्टर हैं। जैसे मैं ऑपरेशनल हेड नवीन संदान है, मेरे पास एक फाइनेंस ऑपरेटिंग पर्सन है जिसका नाम है दीपक चक्रवर्ती। फिर ऑपरेशन के अलावा अगर एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास सुनील पटेल जी हैं, जिनका काम है बेसिकली पूरी फैक्ट्री का मैनेजमेंट देखना और उसकी एंट्रीज प्रोवाइड करना। फिर हमारे पास है महेंद्र सैनी, जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, वो रिटायर्ड है रेलवे से। वो मार्केटिंग संभालते हैं, पूरा मार्केटिंग का रिलेटेड वर्क महेंद्र सर के हाथ में। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के विशाल शर्मा जी है, जिसका काम है रॉ मटेरियल को पूरी प्रीमाइसेस तक पहुँचवा के देना। वैसे हम लोग 5 डायरेक्टर हैं। ये कंपनी का मेन आइडिया है कि काजू कस्टमर्स तक सस्ते दामों में पहुँचाया है। फिलहाल तो अभी हमारा फोकस सिर्फ काजू पर है, क्योंकि हमें काम चालू किए हुए 3 महीना हो गया। 3 महीने में हमने बहुत सारी परेशानियाँ झेली, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता चली, जो हमें नहीं पता थी इस प्रोसेस के रिगार्डिंग। क्योंकि यूट्यूब पे तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें डली हैं कि 2 लाख रुपए लगाएं और करोड़ों कमाएं। तो ऐसा हमें तो अभी तक पता नहीं चला, हमारे तो कितने लाख लग चुके हैं कि यार जिसका हमें पता नहीं। हमें करोड़ तो आज तक दिखा नहीं है, बल्कि जेब से लाख ही लाख जाए जा रहे हैं। तो यही है हमारी कंपनी मेजर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी प्रेमाइसेस है, तो हम हमारी मंदिर कहते हैं। यहीं पे होता है जो काजू का पूरा प्रोसेस। ओके, रुक गया कुछ होल्ड मत करेंगे, है ना। आपका बिग अचीवमेंट बताइए। मेरा बिग अचीवमेंट, मैंने सबसे बड़ा रिस्क लिया है। क्या है, ये आइडिया जनरेशन मेरे ही दिमाग में कीड़ा था जो मैंने यहाँ लाया, और मेरे साथ मैंने बहुत सारे लोगों को किया। अब वो लोग हैं तो मैं हूँ, बस ये है कि उनका सपोर्ट मिल रहा है तो मैं चला रहा हूँ। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट। इससे पहले मैं पढ़ा रहा था, MBA तक पढ़ाता हूँ मैं, मैंने वो चीज़ बंद नहीं करी। और अपार्ट फ्रॉम उसके मैं शाम को उसी चीज़ पर ध्यान देता हूँ। अगर मेरा सोल मोटिव तो यही है कि बस ये कंपनी है जो शुरुआत करी है उसको बड़े लेवल तक लेके जाना है। आप बताते हो जैसे कि आपने टीचर हो, आप पढ़ाते भी हो, MBA स्टूडेंट हो, तो एक एंटरप्रेनर, बिंग एंटरप्रेनर होते हुए आपने जॉब स्विच करके बिजनेस में आने का क्यों सोचा? नहीं, मैंने कभी जॉब तो की नहीं। पहले भी पढ़ा रहा था, किसी के अंडर नहीं पढ़ा रहा था। अच्छा। मेरी प्रीमाइसेस में पढ़ा रहा था। अब ये था कि लॉकडाउन हुआ, चीज़ें दिखी, इवन पढ़ाई भी ऐसा सोचा जाता था कि पहले पढ़ाई बहुत बड़ा एक सेफ बिजनेस होता है। मेरे को तो वैसा कभी बिजनेस की तरह मैंने चीज़ को देखा नहीं था, मगर मेरी चीज़ भी अफेक्ट हुई। मेरे को उस टाइम ये समझ में आया कि भाई अगर आप रॉ चीज़ में डील करोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो लॉकडाउन में भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने एवरेज एक इंसान अगर दिन का 100 रुपये खाता था तो लॉकडाउन के इसमें 300 रुपये खा रहा था। क्यों? क्योंकि तब उसको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, वो हर प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज चेक करा था रेदर देन प्राइस, है ना। तो मेरे को लगा कि ये बिजनेस क्या है कि रॉ काजू लाते हैं हम, उसको हम यहाँ प्रोसेस करते हैं और काजू फिनिश प्रोडक्ट की तरह निकलता है। अब ये फूड इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है तो ये कभी बंद होना नहीं है, क्योंकि जनता है जो खाएगी, हम हैं जो बनाएंगे। आपको ये काम करते करते कितने साल हो गए? साल तो नहीं, महीने हुए हैं। बेसिकली 3 महीने में हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट की। हमारी कंपनी 20 जुलाई 2020 को रजिस्टर्ड हुई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर। बस वहाँ से 3 महीने पहले मतलब 19 जुलाई को हमारा 1 साल हुआ, जिसमें हमने कंपनी के सिर्फ आइडिया जनरेशन, कहाँ से मशीनरी का एग्जीक्यूशन, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, उस पर वर्कआउट करा। फिर 19 जुलाई को हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। तो बेसिकली आज हमारा ये 3रा महीना चल रहा है जिसमें हम काम चालू करते हैं।
ओके, आपको क्या लगता है इंडिया स्टार्टअप फ्रेंडली कंट्री है? अभी तक तो लगा है क्योंकि हमें मशीनरी तो भारतीय सरकार का एक बैंक है, इंडियन बैंक, उन्हीं ने फाइनेंस करवाई है। अगर ऐसा होता तो नहीं होता। स्टार्टअप फ्रेंडली है क्योंकि अभी एमएसएमई में हमें स्कोप दिख रहा है, क्योंकि हम भी एमएसएमई में हमारे स्मॉल स्केल में आ रहे हैं, अगर मैं एमएसएमई का ही पार्ट हूँ। ओके, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या है कि 19 जुलाई को ही मेरी शादी हुई, 19 जुलाई को ही बिजनेस चालू हुआ। आज दोनों चीज़ों में कोप अप करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अगर ये है कि सपोर्ट मिलता है आपके लाइफ पार्टनर से, फैमिली से, तो आप हर चीज़ कर सकते हो। आप ये काम कर रहे थे तो इसमें आपको किसने सपोर्ट किया और किसने ऐसा बोला कि यार लाइक कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा आपको आसपास के लोगों के रिएक्शन कैसा था आपको जब ये स्टार्ट किया बिजनेस? देखिए, बेसिकली सपोर्ट करने वाले तो बहुत लोग हैं। कुछ तो मेरे स्टूडेंट हैं जो मैंने पिछला साल वाला बैच था, उनने बहुत सपोर्ट करा है। मतलब जहाँ जहाँ मैं बात करूँ, अगर वो लोग नहीं रहते तो यहाँ मशीनें खड़ी नहीं रहती। दूसरा, मेरे जितने 4 मालिक वो BMW में जॉब करते हैं, कि आइडिया उन्हीं ने मेरे दिमाग में दिया था। बेसिकली आइडिया जनरेशन उन्हीं का था कि भाई तुम ये शुरू कर, बाकी मैं मेरे पीछे खड़ा हूँ। या उनके पास भी एक उनका फ्रेंड है जिनकी प्रोसेसिंग यूनिट ऑलरेडी चल रही है, सॉफ्ट मिल जैसा ही है उनका नाम, उनकी पुणे में चल रही है, वो अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को भी बोला था कि भोपाल के अंदर हम दूसरी फैक्ट्री है मेरे ख्याल से, और मध्य प्रदेश में 4 या 5 होगी ज़्यादा से, है ना। तो ये था। और तीसरे मेरे डायरेक्टर्स, भाई वो तो मेरा सपोर्ट है, मेरे पिलर्स हैं। अगर वही नहीं होंगे तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। ये है मेरा सपोर्ट। ये बिजनेस में आपको अभी तक कौन सी प्रॉब्लम्स आई है? प्रॉब्लम्स तो आप दिनों कम बढ़ेगी। यूट्यूब में वीडियो डले हैं, 2 लाख रुपये लगाए, लाखों कमाए, बिना प्रॉब्लम्स बताए। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। देखिए, अगर आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है तो आपको पता नहीं है आप कितने बड़े गड्ढे में कूदने वाले हैं। हम भी बेसिकली गड्ढे में कूदे थे क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं था। वैसे पता था कि भाई मैंने आइडिया लाया कि काजू की कंपनी चालू करनी है, मगर उसके पीछे जो प्रोसेस होता है वो सबसे बड़ा मेन कारण होता है इस प्रोसेस को करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग बहुत बड़ा खेल है। क्या होता है, जब आप 4 किलो रॉ मटेरियल डालो तो 1 किलो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। 4 किलो डालने पे 1 किलो काजू निकलेगा, और 1 किलो काजू निकालने में 3 दिन लगता है सीधा। मतलब बॉईल करो उसको, 8 घंटे नेचुरली ड्राई पे छोड़ दो, 8 से 12 घंटे। नेक्स्ट डे कटिंग करो, जैसे कि हमारी कटिंग मशीन है हमारे पीछे जो है, कटिंग करने के बाद काजू निकलता है वो 1/4 होता है। मतलब 4 किलो रॉ मटेरियल डाला तब जाके 1 किलो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट निकला। तो उस फिनिश प्रोडक्ट को 8 घंटे ड्रायर में डाला जाता है। 8 घंटे ड्राई करने के पीछे लॉजिक ये होता है कि काजू होता है कड़वा, इसके बीच में ऑयल होता है, एक तरीके का एसिडिक नेचर भी होता है उसका, तो वो काजू के अंदर भी होता है। तो उस कड़वेपन को कम करने के लिए वो ड्राई किया जाता है 8 घंटे, है ना। ये चीज़ होती है। फिर काजू का कलर सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि वही कलर डिसाइड करेगा उसका प्राइस। जैसे कि काजू में आपने तो सफ़ेद ही देखा होगा कि आपने जो खाया वो सफ़ेद है, पीला भी होता है। वो क्या होता है, अगर बॉइलिंग टाइम खराब है, बॉइलिंग टाइम आपका सही है तो आपका काजू पीला निकलेगा। ये पहली परेशानी। दूसरी परेशानी, काजू का जो बीज होता है उससे निकलता है एसिड। अब ये हमारी लीवर काम कर रही है, उनके हाथ मेहंदी से ज़्यादा लाल हो चुके थे तो काजू के बीज के ऑयल से। क्यों? क्योंकि वो ऑयल का नेचर होता है ऐसे कि उससे उंगलियाँ जलती हैं। ये हमें बताया नहीं गया, ठीक है। तो ये हमने खुद देखा, तो हमको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ा। सोल्यूशन भी कैसे कैसे, पहले प्लास्टिक के ग्लव्स, फिर सर्जिकल ग्लव्स, आखिरी में पता चला उंगलियों वाले ग्लव्स पहनो, उसके ऊपर पन्नी डालो, आपका हाथ बच जाएगा। ये परेशानी है। तीसरी परेशानी क्या, काजू का जो छिलका होता है, ये मशीन है कूलिंग वाली है, जब देखेंगे वो कूलिंग पे भी 100% नहीं निकलता है। अब आप उसको छीलने बैठे हो तो उसका एक चाकू आता है जिसको कूलिंग नहीं, गलती से वो हाथ पे लग जाए तो पड़ जाता है, इतना धारदार होता है, ठीक है। चौथी परेशानी, अगर आप आपकी फैक्ट्री प्रेमाइसेस तक किसी को बुलाना चाहते हो, भाई ये आपकी फैक्ट्री है, आप किसी को भी इतने आसानी से बुला नहीं सकते, तो आप मार्केट किस तरीके से करोगे?
मार्केटिंग सबसे बड़ा मेन मोटिव है हमारे बिजनेस का, क्यों? क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केटेबल ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, है ना? तो यहाँ पे भी दो तरीके से होता है, या तो हम B2C कर लें, बिजनेस टू कस्टमर कर लें, या तो B2B कर लें, बिजनेस टू बिजनेस कर लें। अब हम तो यहाँ दोनों चीज़ें अपनाते हैं। कुछ हमारे पर्सनल क्लाइंट होते हैं जिनको हम डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल करा देते हैं, कुछ होता है हमारे बिजनेस जो होलसेलर्स होते हैं, हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो अब इसमें दो पैकिंग चलती है, या तो हम पॉलीथीन पैकिंग देते हैं या तो टिन पैकिंग देते हैं। पॉलीथीन पैकिंग हम हमारे कस्टमर के हिसाब से करते हैं, आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। मगर टिन पैकिंग एक बार में 10 किलो का टिन होता है, वो हमारे होलसेलर्स लेते हैं। अभी हमारे पास 4 SOP है, सेल्स पर्सन है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। अभी उनकी रिक्वायरमेंट आती है लूज पैकिंग में, मगर जैसे जैसे दिवाली पास में आती जा रही है वैसे वैसे हमें टिन पे जाना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। और हमारे लिए तो फ़ायदेमंद भी है, मजबूरी क्या कह रहा हूँ, ये तो हमारा फ़ायदा है, क्योंकि जितना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट निकलेगा उतना ज़्यादा हम प्रोसेस कर पाएंगे, उतनी पर यूनिट कॉस्ट हमें कम पड़ेगी, उतना ज़्यादा मार्जिन हम हमारा ऐड कर पाएंगे। ठीक है, आपका कुछ इमोशनल अटैचमेंट इस कंपनी से आपको कभी लगा कि यार मैं फ़ील हो गया तो आगे क्या करूँगा? मतलब इस बिज़नेस में अगर फील हो गया, नहीं हो पाया, मतलब एक सोच होती है ना कि यार अगर ये नहीं चल पाया तो फिर क्या होगा? देखिए आपने बोला मेरे को लॉन्ग टेक, ठीक है, तो कभी भी फेल तो ऑप्शन है ही नहीं मेरे लाइफ में कि मैं सोचूंगा कि यार अगर ये फेल हो गया तो क्या नहीं। अब देखिए ऐसा है, मराठी में कहा जाता है उंगली में सर घुसा है तो टूटे या फूटे दबना नहीं, हमने सर घुसा लिया है, अब टूटे या फूटे देखा जाएगा। और फेल ऑप्शन नहीं है, हम कहीं ना कहीं से भी इसको सक्सेस करके ही देंगे। जो मेरे 5 पिलर हैं वो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरे को फेलिंग तो ऑप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं ना कहीं से भी हम कुछ ना कुछ करके इस बिजनेस को सक्सेसफुल कर ही लेंगे। हमारी कंपनी का मेन मोटिव सिर्फ काजू ही नहीं है, जैसे जैसे दिवाली आएगी और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, हम फ्यूचर में इस यूनिट को बढ़ाएंगे, हम दूसरे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे इसके साथ। जो लाइनअप हमारा डिसाइडेड है, मगर अभी हमारा मेन फोकस काजू पे है कि भाई 6 महीने 1 साल इस प्रोडक्ट को ढंग से ध्यान दे दें, इसका मार्केट स्टैब्लिश करें। अगर एक प्रोडक्ट का मार्केट स्टैब्लिश हो गया तो इसके साथ ही साथ दूसरे प्रोडक्ट के लिए हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत हम इसके लिए कर चुके हैं। ओके, आप बीइंग एंटरप्रेन्योर आप एक जॉब क्रिएशन भी कर रहे हो, तो आपके अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ है, आपने कैसे ट्रीट करते हो, आप कैसे सपोर्ट करते हो उन्हें? देखिए अभी तो हमारे पास अभी हमने यूनिट 3 महीने में हमें स्टार्ट की है, तो हम इतना ज़्यादा लेबर अफोर्ड नहीं कर रहे थे कि हम लेबर लाएँ, क्योंकि गलती हमसे ही हो रही है। भाई प्रोसेसिंग हम शुरू कर रहे हैं, अभी हम ही ध्यान दे रहे हैं पूरे प्रोसेसिंग का, तो हम उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे जितना हमें करना चाहिए। हमारी प्लांट कैपेसिटी 400 kg पर डे है, मगर हम उसका सिर्फ 1/4 नहीं कर रहे थे, सिर्फ 100 किलो पर डे हम प्रोसेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक बार में हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं 100 किलो, सीधे उसकी कॉस्ट 50,000 होती है, तो उस 100 किलो के हिसाब से हमारे यहाँ आज की डेट में 7 लेबर है और एक सुपरवाइजर है। ओके, आपके तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ भी मैसेज या कुछ भी। देखिए यूट्यूब पे दी हुई सारी चीज़ें सही नहीं होती, क्या होता है उसका एक डार्क साइड होता है, पहले वो डार्क साइड सर्च करें फिर यही घुसाएं। यूट्यूब में डला भले हैं 2 लाख रुपये लगाए तो हमें ऐसा तो नहीं है, उल्टा ये बिजनेस स्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इतनी आसानी से नहीं होती कोई चीज़ें, हज़ारों परेशानियाँ मिलेगी। बोलिएगा कि यूनिट के लिए बिजनेस करना मुनाफा नहीं, मुनाफा है, समय लेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़े, बहुत ज़्यादा खुद के एक्सपेंसेस कम करने पड़े, है ना, तब जाके ऐसा कुछ बिजनेस सोच सकते हैं। अभी ये था, मैंने तो कंपनी स्टार्ट करी है, तो मैं अभी भी इन्वेस्टर की सर्च में हूँ, मेरे को कहीं से एक इन्वेस्टर मिल जाए तो मेरे आइडिया में इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर मैं 123 रुपये किलो मैंने अभी रॉ मटेरियल लिया और 4 किलो लगाते हैं, जब जाके 1 किलो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, और यूनिट का एक दिन का खर्चा मान के चलिए सीधा मैं 80 से 50 रुपये मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन का पूरी यूनिट चला रहा हूँ, सारी मशीनें चला रहा हूँ, तो मान के चलिए 20 यूनिट खर्चा होता है, 10 रुपये यूनिट के हिसाब से 210 रुपये का खर्चा है। ठीक है भैया। वर्स्ट
अच्छा, फ़नी मोमेंट तो काफ़ी सारे होते हैं यार, मतलब क्योंकि ज़्यादातर लोग एंजॉय करके जाते हैं तो उन्हीं के साथ हम एंजॉय कर लेते हैं, तो फ़नी मोमेंट कई सारे होते हैं। मेरे को जो सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट लगा था वो अभी तक के फ़िलहाल में एक मेरा हलाली वाला है। जब हमारे जो टेंट्स होते हैं उसमें हम जहाँ खाना रखते हैं, एक बार एक बंदर गलती से टेंट के अंदर घुस गया था और फिर वो अंदर ब्लॉक हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा बाहर कहाँ से जाना है, उसने पूरा टेंट रोल आउट कर दिया था हमारा। ठीक है, मेरे लिए वो सबसे फ़नी था, क्योंकि इंसानों के साथ तो देखते रहते हैं सब चीज़ें। और सबसे वर्स्ट केस जो था मेरे लिए वो रहा है, एक बार ट्रैकिंग पे लेके गया था मैं लास्ट टाइम। तो जंगल में ऐसा कई बार होता है आपके साथ कि आप जंगल को आज जैसा देख रहे हो सकता है एक हफ्ते बाद आपको वैसा ना दिखे, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जैसे बारिश वारिश हो गई, वेदर चेंज होने की वजह से, सॉरी। तो ऐसे ही हुआ, मैं कुछ दिन पहले गया था, रेकी करके आया था, तब सब चीज़ सॉर्ट आउट थी कि कहाँ से लेके जाना है, कैसे करना है। और जब ग्रुप लेके गया तो आप झूठ मानोगे, आधे रास्ते के बाद मैं कन्फ्यूज कि कहाँ जाऊँ। तो फिर भी मैंने अपने स्किल्स को यूज़ करा, क्योंकि मैं एनसीसी करा हुआ हूँ, तो हमको वहाँ पे सिखाया जाता था कि कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैंने वो ट्रैक तो कंप्लीट करवा दिया बिगर किसी प्रॉब्लम के। लेकिन हाँ, वो एक रहता है, इंप्रेशन गलत पड़ जाता है कि यार आप ग्रुप लेकर आए और आपको खुद को रास्ता नहीं मालूम। अब लोगों को क्या समझाएं कि जंगल कैसे बदलता है, क्योंकि हम तो देखते हैं ना जंगल में रहने के बाद कि कैसे चेंज होता है जंगल सीजन वाइज। तो मेरे लिए तो वो था यार। फनी केस तो एक ही था कि जो हमारा एक पार्टनर और था, तो वो और ये दोनों थे कैंप साइट में बैठे हुए हैं, और मैं नाइट कैंप मतलब नाइट ट्रैकिंग के लिए लेके गया हूँ। रिटर्न आ रहा हूँ तो क्या देखता हूँ कि ये दोनों जो है टेंट के पास में बिल्कुल चिपक के बैठे हुए हैं। अब एक्सपीरियंस ये हो रहा है, मतलब ये आए तो आने के बाद में लोग को ऐसा लगा थोड़ा सा है जान में जाना ही, जैसे कि हाँ भाई ग्रुप आ गया पूरा। बाद में पता चल रहा है थोड़ी देर बाद में कि वहाँ से एक मतलब वाइल्ड एनिमल कुछ पास हुआ था। अब वो थोड़ी देर बाद में पता इन लोग को शायद ऐसा लगा कि भाई आंखें चमक रही है, तो इन लोग को ऐसा लगा शायद कि यार वो होगा, क्या बोलते हैं, लेपर्ड होगा या समथिंग और कोई वाइल्ड एनिमल हो गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद हम लोग सब बैठे हुए थे, सारे लोग सो गए, हम 3-4 लोग सिर्फ दोबारा बैठे हुए थे। तो 3-4 लोग ही हम लोग, मतलब जनरली हम लोग नाइट में फिर भी मतलब एक टाइम तक जागते रहते हैं कि भाई कुछ ना हो एक्टिविटी। तो तब पता चला कि वो कुछ नहीं थे, एक बिल्ली थी। तो मतलब एक फ़नी मोमेंट बस यही था। और बाकी वर्स्ट में तो भाई ऐसा होता है कि वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ ट्रैकिंग में हुआ था एक बार कि भाई हम लोग गए मॉनसून ट्रैकिंग के लिए लेके। अब हमारा जो एक बंदा था जो पार्टनर, तो वो ऐसा है कि भाई वो आगे आगे चला गया। अब वो इतना आगे निकल गया कि ट्रैक का रास्ता पूरा टोटल उसी को मालूम था और मुझे आइडिया नहीं था, मैं लास्ट में था, वो आगे था। फिर जैसे तैसे करके पहुँचे हम लोग ट्रैक पे। सब मतलब पर्सन्स को मेन बात थी कि कस्टमर को पहुँचाना ज़रूरी था। उनको पहुँचा दिया, उनको पहुँचा के मैं रिटर्न आ रहा हूँ कि भाई जाके अब ढूंढूँ बंदे को कि गया कहाँ। और वो बंदे को ढूंढ के आ रहा हूँ, पता चला वो जंगली सुअरों के बीच में घुसा हुआ था। तो यार वो सबसे मतलब एक वर्स्ट था कि इसके अलावा मेरे ख्याल से गिरीश के साथ एक वर्स्ट मोमेंट और हुआ था अमरगढ़ टाइम पे। मेरे साथ हमेशा होता है। बाकी लास्ट मतलब कुछ महीनों में ये बोल सकता हूँ कि भाई वो बोलते हैं ना, जिम्मेदारी जब आती है तो मतलब आप सारी चीज़ें खुद से टैकल कर लेते हो। मतलब लास्ट में कुछ ट्रिप्स अमरगढ़ की अकेले ऑर्गेनाइज की, अकेले गया हूँ, तब मेरे साथ ये हुआ कि मैं ना फिसला हूँ ना गिरा हूँ, ना ही मतलब कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। नहीं तो मैं इससे पहले जितनी भी बार गया हूँ, फर्स्ट मैंने शायद 2019 में फर्स्ट टाइम गए थे शायद, हाँ। है ना, 2019 में फर्स्ट टाइम मैं अमरगढ़ गया था। मैं उस टाइम नदी में गया और मतलब वो बहाव एकदम से तेज़ हो गया, मेरा पैर स्लिप हो गया उसमें, तो मैं थोड़ा सा परेशान एकदम, और ऑलमोस्ट मतलब पानी आया तक था मेरा। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पानी के साथ में। देन उसके बाद जितनी बार गया हूँ तो या तो स्लिप हो रहा हूँ, या तो नदी में गिर रहा हूँ, या तो मतलब बहुत कुछ हुआ मेरे साथ में। बट ठीक है, वो बोलता है ना कि भाई आदमी एक बार गिरता है, 2 बार गिरता है, तीसरी बार में खुद संभल जाता है और फिर आगे मतलब सब चीज़ें कर लेता है। तो सेम चीज़ वही हुई है भाई मेरे साथ भी। मतलब ये है कि भाई एक बीइंग एन एक्सप्लोरर और बीइंग एन ट्रैवलर, मतलब कि आप सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और अपने जो पास्ट आपकी जो गलतियाँ हैं उससे ही इंसान जो है सीखता है। तो भाई आज ठीक है, जो भी है जैसा भी बढ़िया कर रहे हैं हम लोग साथ में। ओके, एक क्वेश्चन ये था कि बीइंग अ ट्रैवलर ऐसा होता है कि यार सडनली कुछ भी प्लान बन जाता है, चल भाई आज रात में चल देते हैं अपन तो कहाँ। तो ऐसा आपका कोई मोमेंट है जो यार सडनली बना कि यार अपन को अब तो चलना ही चलना है, चलो आधी रात में निकल के चलते हैं? आधी रात वाला तो ऐसा प्लान कभी बना नहीं है, लेकिन जो अभी गिरीश ने इटारसी वाली कहानी सुनाई हमारी, मतलब फर्स्ट लॉन्ग राइड जो थी वो ऐसे ही थी। वहाँ से शुरुआत ही हमारी एक्चुअली ऐसी हुई, क्योंकि हम लोगों को जाना था इटारसी एक काम से कॉलेज टाइम पे। तो ट्रेन जो थी सुबह मॉर्निंग वाली वो निकल चुकी थी, हमको पता था कि अब नेक्स्ट ट्रेन काफ़ी लेट है और बस से जाना नहीं था दोनों को।
तो हमने उस वक्त ये डिसाइड करा, और हमने लिटरली बता रहे हैं, हमने घर पे किसी को नहीं बताया था कि हम बाइक से जा रहे हैं। हमने तो ये बोला हम बाइक से जा रहे हैं, स्टेशन पे बाइक खड़े कर देंगे और वहाँ से हम ट्रेन से निकल जाएंगे। लेकिन हम पूरा ट्रिप बाइक से ही कर आए थे, घर वालों को पता ही नहीं चल पाया कि हम बाइक से होकर आए। तो वही था। उसके बाद तो सारे ट्रिप हम प्लान करके ही कर गए ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि होता है कई बार आप निकल जाते हो लेकिन सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, इसलिए उसके बाद सब प्लान हो गया। और ऊपर से उसके बाद सब बिजी भी हो गए, प्रोफेशनल लाइफ में हैं सब लोग, अपने अपने जॉब्स में बिजी हैं, तो प्लान बनाना ही पड़ता है कि कौन कब फ्री है, तब कहाँ घूमने जाएंगे, इसलिए। तो ओके, टेल मी अबाउट योर बिग अचीवमेंट सो फार। मेरा यार सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये रहा कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे को इस इंडस्ट्री का प्रोफेशनलिज्म नहीं पता था, मतलब एक नॉलेज नहीं था प्रोफेशनल लेवल पे। लेकिन ओवर द टाइम मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस इंडस्ट्री के अंदर। आज काफ़ी सारे लोग मेरे को जानते हैं डेविल्स एडवेंचर के वजह से ऑब्वियसली। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरीके से। इससे बड़ा क्या चाहिए कि मतलब कम से कम मेरे कस्टमर मुझे बाद में जाने के बाद भी याद रखते हैं, एक फैमिली टर्म बने हुए हैं मेरे उनके साथ। तो मेरे लिए तो वही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस फील्ड में। बिग अचीवमेंट तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने इसको शुरू से, मतलब इस प्रोफेशन में आने से पहले हमेशा इसको एक ही चीज़ बोली थी, मैं मार्केटिंग कभी नहीं करूँगा। बीइंग अ पर्सन मैं इतना शाय था कि यार मतलब इवन मैं टिकट तक लेने नहीं जाता था। जो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं टिकट लेने के लिए हम स्टेशन पे, तो मैं वो भी नहीं करता था। वो इसको भी अच्छे से मालूम है। हम लोग सबसे पहली बार ट्रिप गए मुंबई के लिए, सारे फ्रेंड्स, ये अकेला जाके टिकट भी लेके आएगा, ये जाके बात भी करके आएगा, ये जाके रास्ता भी पूछ के आएगा, सब चीज़ें करके आएगा। देन इसने एक दिन चिल्ला दिया, बोले यार बोले सब चीज़ें मैं ही करूँ, ऐसा ऐसा ये चीज़ें। तो भाई आज आप खुद देख रहे हो मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, तो मतलब बीइंग अ शाय पर्सन मैंने सब चीज़ें छोड़ दी थी कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ पे। मार्केटिंग की जो नहीं करना था, सबसे बड़ी अचीवमेंट आज मेरी यही है कि यार मैं आज कैमरा फेस कर रहा हूँ, सब चीज़ें मतलब मैं डील कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ, कंपनी खुद मतलब साथ में रह के सब चीज़ें टैकल कर रहा हूँ, सब चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यार अभी तक मेरे लिए यही है। बाकी अब देखते हैं आगे और भी अचीवमेंट्स हैं फ्यूचर में, और देखते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स मिलती हैं, वो फिर आगे शेयर होगी कभी ना कभी। ओके, व्हाट इज योर कंपनी लॉन्ग टर्म विजन? लॉन्ग टर्म विज़न तो हमारा ये है कि हमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है। अभी हम लोग एमपी और नॉर्थ तक ही सीमित हैं, तो कोशिश है कि ओवर द टाइम आने वाले 1-2 साल में हम इस चीज़ को कैप्चर करेंगे। और हमारा बजट ट्रैवल है, मतलब एकदम भी ऐसा नहीं है कि हम आपको बिल्कुल पैथेटिक बेकार सी जगह पर जाकर ट्रैवल करा रहे हैं सस्ते दाम के चक्कर में, और एक जगह बिल्कुल लेस्चर भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमको आपसे पैसे निकलवा लेने हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विस। हम चाहते हैं कि आपको एक अच्छी सर्विस मिले और एक अच्छा पैकेज मिले, मतलब आप बैलेंस करके चल पाओ दोनों चीज़ें, क्योंकि हर कोई ट्रैवल करना चाहता है, हर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है। ऑब्वियस रीज़न काफ़ी सारे लोग सिर्फ बजट इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि एक बजट ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवा पाना लोगों के लिए, ताकि वो इन चीज़ों को कर पाएँ। तो आने वाले 2-3 साल में हम ऑल ओवर इंडिया कवर कर लेंगे और सब जगहों पे हम यही फैसिलिटीज़ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हमारा कि आगे डेविल्स के नाम से लोग हमें सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जाने कि भाई डेविल्स मतलब कि क्वालिटी प्लस सर्विस। हाँ, बाकी तो चीज़ें सब मतलब दूसरी कंपनीज भी प्रोवाइड कर रही हैं, बट हम सिर्फ एक ही चीज़ में जाना चाहते हैं। अभी भी हमारे साथ में वही चीज़ है, क्वालिटी प्लस सर्विस। हम अगर किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ ये 2 चीज़। तो ऑल ओवर इंडिया अगर हम जाने जाए तो सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों के लिए जाने। और होती है हमसे गलती अभी भी इस फील्ड में, कई बार होता है कुछ इवेंट्स में हम जितना सोचते हैं उतनी सर्विस नहीं दे पाते, और हम इसके लिए कस्टमर से फीडबैक भी मांगते हैं, और अब कभी हम उस फीडबैक को नेगेटिव वे में लेके नहीं जाते, हम उसको सुधारते हैं। हम उसको सुधारते हैं क्योंकि हमको मालूम है हमसे यहाँ गलती हुई है, कस्टमर हमें बता देता है। तो हमारी नेक्स्ट कोशिश ये होती है कि आगे चल के कभी ऐसी गलती ना हो, मतलब वो रिपीट ना हो, कम से कम एटलीस्ट उसको तो हम मिटाएं। तो ये कोशिश लगातार चल रही है और ओवर द टाइम हम इसी पे काम करते चले जा रहे हैं। Okay, being an entrepreneur, what do you think about work-life balance? वर्क लाइफ बैलेंस, यार ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एज ए एंटरप्रेनर अब बात हुई जैसे, तो मैं एक स्टार्टअप नहीं 2-2 स्टार्टअप चला रहा हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए ना वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके पीछे रीज़न भी ये है, मेरा मानना ये है कि आप 30-40 की एज तक काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेसिवली वर्क कर सकते हो, उसके बाद आपकी बॉडी एनर्जी लेवल उतना बचता नहीं है। तो मेरा यंगस्टर्स को भी यही कहना है, और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको, कि अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो ना, तो आप कूद पड़ो, आप कुछ मत सोचो उस चीज़ के लिए। टाइम मैनेजमेंट अपने आप बनता चले जाएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, कई सारे लोगों का ये बहाना होता है कि यार अभी टाइम नहीं है,
देखो टाइम कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं होता, आपको निकालना पड़ता है। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलना है ना तो आप टाइम निकालते हो, आपके पास ऑलरेडी तय नहीं रहता कि टाइम टेबल बना हुआ है कि 7 से 8 में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा। तो जब आप उस चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हो ना तो आप उसको अपने प्रोफेशनल में भी ला सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ आप ये बहाना मार रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है तो वो सिर्फ बहाना ही है, मैं बोलूँगा। तो मेरे लिए तो यही है कि टाइम और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा बैलेंस कर सकूँ। दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं बिताता हूँ अपने काम के अंदर, और शाम का, रात का वक्त या जब कभी छुट्टी मिलती है, बहुत कम ही मिल पाती है, तो उस वक्त फैमिली के साथ। भाई मेरी लाइफ तो मतलब पूरी बैलेंस में, क्या मतलब बैलेंस ही चल रही है, क्योंकि मेरा इतना कोई मतलब फुल टाइम तो मैं अभी डेविल्स में ही हूँ। बाकी टाइम यार फैमिली के साथ भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि घर पे मैक्सिमम काम हमारा घर पे ही चल रहा है। तो मेरा तो मतलब ये मान के चलो इतना ही है। फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है, और बाकी मैक्सिमम काम ऑनलाइन है, सब कुछ है, बाकी ऑफिस आना है, तो जितना भी टाइम रहता है दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बाकी आगे फर्दर और भी मेरा बिजनेस मतलब और भी प्लान स्टार्टअप्स के लिए प्लान करके रखा है, तो बहुत ही जल्द मैं वहाँ भी हूँगा। तो देन उसके बाद मेरी वर्क लाइफ मतलब कैसी रहती है, क्या रहती है, बैलेंस रहता है, वो कुछ नहीं कह सकता। बट जैसे अभिषेक ने बताया कि भाई मैनेज करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है सब चीज़ों के लिए, तो गाइस उसके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा आपको। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में यार बाहर ही रहते हो दिन भर, 2-2 दिन, 3-4 दिन तक टाइम नहीं देते हो, तो क्या सुनने को मिला है घर से? अभी रिसेंटली बता दे रहा हूँ, मैं लद्दाख गया था। अब लद्दाख जाने में क्या होता है, सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आप ये मान के चलो 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम 15-16 घंटे आप राइड पे रहते हो। राइड के दौरान कॉलिंग वैसे ही नहीं हो पाती है, कि टारगेट होता है कि यार आज कम से कम इस पोजीशन से उस पॉइंट तक पहुँचना है हमको, मतलब इस सिटी से उस सिटी तक। तो घर वालों की शुरू के 1-2 दिन तो मैंने कोशिश करी बात करने की, होती थी मेरी बात। अब जब शाम को होटल पहुंचते थे, थके हुए होते थे, तो मन करता था बस फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। और मेरे को तो करने होते थे व्लॉग्स भी एडिट, तो वो मेरे लिए और चैलेंजिंग हो जाता था। तो घर वालों से बात ही नहीं हो पाती थी। तो अल्टीमेटली 2-3 दिन बाद तो मेरे को घर वालों से गाली सुनने को मिल रही थी कि मतलब बाहर निकले हो तो टोटली भूल चुके हो, घर में कॉल ही नहीं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, सो मैं हूं अभिषेक शर्मा और बेसिकली मैं हूं मैकेनिकल इंजीनियर। 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने BHEL में काफ़ी टाइम जॉब भी करी है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और अभी फ़िलहाल डेविल्स एडवेंचर चला रहा हूं। इसके अलावा एक स्टार्टअप और चला रहा हूं, और यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी कर रहा हूं। सर आप? हेलो गाइस, माई सेल्फ गिरीश कुमार घाटपुले। जैसा अभिषेक ने बताया मैकेनिकल इंजीनियर, हम लोग दोनों, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ। 2013 में पास आउट हुआ, देन 2014 में साथ में BHEL में अप्रेंटिसशिप भी करी हम लोग ने। देन 2019 तक तो मैं भी जॉब ही करता रहा। देन आफ्टर 2019 एज अ कैमरामैन, एज अ फोटोग्राफर डेविल्स में ज्वाइन हुआ था। एंड प्रेजेंटली आज मतलब लक कहो या जो भी कहो, आज इसका पार्टनर हूँ। साथ में हम लोग डेविल्स एडवेंचर चला रहे हैं। ओके सर, टेल अस अबाउट योर बिजनेस आइडिया। ओके, सो बेसिकली शुरू से पैशन था ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा। सो हमें काफ़ी अच्छा लगता था घूमना, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना। जब मुझे पता चला कि इसी प्रोफेशन को मैं इस पैशन को मैं एज अ प्रोफेशन लेकर आ सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी डेविल्स एडवेंचर की। स्टार्टिंग तौर पे मैंने भोपाल के अंदर कैंपिंग करानी शुरू करी और लोगों को आउटडोर ट्रिप्स करानी शुरू करी। और आज की डेट में कस्टमर्स की हेल्प की मदद से और हमारे टीम की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस और आउटडोर पैकेजेस भी मार्केट में लेकर आ चुके हैं। और प्रेजेंटली हम भोपाल में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, नई नई कैंप साइट्स ओपन कर रहे हैं ऑल ओवर MP। तो यहाँ से हमने शुरुआत करी थी। काफ़ी लंबी जर्नी रही है हमारी पिछले कुछ टाइम में डेविल्स एडवेंचर को लेके। तो सर आपको इस जर्नी में कितना टाइम हो गया और आपने क्या क्या चीज़ें चैलेंजेस फेस करी इस चीज़? ओके, तो हमको इसमें नियरली 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए। और चैलेंजेस तो ऐसा है यार कि हमारा प्योरली एडवेंचर ज़्यादा वर्क था, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जंगल के अंदर पूरी कैंप साइट को सेटअप करना कस्टमर्स के आने से पहले, फिर उनके जाने का तो उसे रैप अप करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि सारा जो सामान होता है कैंपिंग का वो हमें खुद कैरी करके वहाँ पे ले जाना पड़ता है। कस्टमर्स को हम लोग बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं लेने देते कि मतलब वो कंप्लेंट ही ना कर पाएँ, बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा होते हैं छोटे मोटे
दूसरे चैलेंजेस भी होते हैं, कई बार हमारे कंपटीटर्स हमको नीचा दिखाना चाहते हैं तो वो भी वैसी कोशिशें करते हैं कि थोड़ा मैनिपुलेट करने की हमको, लेकिन ओवर द टाइम हम इन चैलेंजेस को निकलते हैं, इनसे सस्टेन करते हैं। कोशिश रहती है यही कि चैलेंजेस तो आती रहेंगे लाइफ में, वो तो हैं, कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं, तो आगे तो बढ़ना ही है ना। उन चैलेंजेस को कोप अप करना, यही तो एक टीम लीडर की खासियत होती है, तभी तो हम डेविल्स एडवेंचर हैं। एक चीज़ अभी मिस कर गया अभिषेक, जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि सबसे पहले जाके साइट को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि डेविल्स एडवेंचर फेमस ही सिर्फ एक चीज़ के लिए है कि वो कोर जंगल में मतलब जाके कैंपिंग कराता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि वहाँ जाके उसको पहले एक्सप्लोर करना, और वो भी हम अभी तक जितनी भी बार गए हैं, शायद मुझे अच्छे से याद है कि हम बिना मतलब किसी हथियार के, बिना किसी चीज़ कुछ भी लिए, हम बस बाइक उठाते हैं और हम चले जाते हैं बिल्कुल जंगल के बीच में। हमें नहीं मालूम कब कौन सा जानवर आ जाए या कुछ आ जाए हमारा, सुपर नेचुरल हो या कुछ वाइल्ड हो, मतलब कुछ भी हो, तो हमें पता नहीं। बस सबसे बड़ा चैलेंज मतलब सबसे पहले वो होता है, बाकी तो चैलेंजेस ऐसा ही कि हमारे साथ टीम होती है, हमारे मेंबर्स होते हैं, तो ठीक है हम मैनेज कर लेते हैं, बट सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारा एक्सप्लोर करना जंगल को। और फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहती है हमारी कि मतलब हम ऐसी जगहों को ढूंढ के निकल के लाएं जहां आम इंसान नहीं जा पाया है, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, क्योंकि एमपी बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है इसकी ब्यूटी के बारे में, नज़र में नहीं है वो जो ब्यूटी, हम वो चीज़ खोज के लाते हैं जहाँ लोग मतलब पहुँचे नहीं है आज तक इस पे। ओके, तो आप अपनी लोकेशंस के बारे में बता सकते हैं, अभी तक आपने कहाँ का कैंप लगाया और आपका क्या फ्यूचर प्लान है कि हम कहाँ का कैंप लगाना चाहेंगे? ओके, तो अभी हमारा ऐसा है कि फ़िलहाल हमने शुरुआत करी थी हलाली में। अब जिनको बोलते हैं हम हलाली, सबको लगता है डैम, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हलाली डैम से भी सुंदर जगह उसके अंदर है, 1.5 किलोमीटर अंदर जंगल में। तो हमने रिवर साइड कैंपिंग हलाली से अपनी शुरुआत करी थी। फिर हमने देलावाड़ी में भी एक कैंप साइट ऑपरेट करनी शुरू करी। हम पचमढ़ी, मटकुली जो पचमढ़ी से जस्ट 20 किलोमीटर पहले पड़ता है, हम वहाँ भी ऑपरेट करते हैं, वहाँ भी हमारी कैंप साइट्स है। और अभी कुछ ही समय में हम लोग कुछ नई कैंप साइट्स डेवलप कर रहे हैं जो मढ़ई और भोपाल के आसपास के कुछ लोकेशंस और इंदौर में आने वाली हैं इन अपकमिंग 2-3 मंथ्स के अंदर। ओके सर, अभी जस्ट आपने ये लद्दाख का ट्रिप किया है बाइक से, तो उसका कैसा का एक्सपीरियंस रहा और आपने उसके लिए क्या प्लान्स करके रखे हैं? ओके, तो मेरा यार लद्दाख एक ड्रीम था, मतलब एक्चुअली मेरा क्या, हम दोस्तों का ही ड्रीम था, हमारा बहुत पहले से प्लान था कि लद्दाख जाएंगे। जब कॉलेज टाइम थे ना, तब से ही हम प्लान करते थे। तो वापस वहीं से लेता हूँ ना। तो लद्दाख एक्चुअली हम दोस्तों का शुरुआत से ड्रीम था, मतलब सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे दोस्तों का भी था। हम कॉलेज टाइम से ही प्लान कर रहे थे कि लद्दाख जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी रीजंस की वजह से नहीं हो पाता था। और सच बताऊँ तो उस वक्त इतना पैसा भी नहीं होता था कि हम लद्दाख जा पाएँ, क्योंकि फ़ंड चाहिए होता है। आप कितना ही कट कर लो, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक अमाउंट आपको चाहिए ही होता है, तो नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम कोशिश करी, उसके बाद 2 साल कोविड आ गया तो भी मैं नहीं जा पाया। लेकिन इस बार मेरा तय था कि मेरे को जाना है, और बहुत अमेजिंग ट्रिप रहा है मेरे लिए लद्दाख। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, और वो भी बहुत अमेजिंग। कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर्ड था कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी अगर वहाँ आएगी तो मैं उससे निपटूंगा। इसलिए ना कोई इंजरी हुई, ना कोई ब्रेकडाउन हुआ। पूरा ट्रिप मैंने जो 15 डेज़ का प्लान करा था उसे 12 दिन में ही ख़त्म कर दिया। और ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं करा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब नेक्स्ट टाइम कोशिश है कि सब दोस्त लोगों को साथ में लेके ही जाऊँ, क्योंकि मैंने उनको पहले से ही बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर तो इनको चलना ही चलना है, छोड़ना किसी को नहीं है। क्योंकि लद्दाख एक ऐसी चीज़ है जो मेरा मानना है कम से कम लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस हर बंदे को करना चाहिए। ओके, बीइंग अ ट्रैवलर, क्योंकि इंडिया और बाहर भी ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है कि ट्रैवल कैसे, कहाँ करना चाहिए, कौन सी बेस्ट प्लेसेस है, क्या क्या इक्विपमेंट्स रखना चाहिए ट्रैवल के लिए? ठीक, यू आर अ ट्रैवल गाइड। हाँ, देखो मेरा मानना तो ये है कि ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है, और मैं कहूँगा जिनको प्रोफेशन नहीं एज अ पैशन के तौर पे भी देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट करा, पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन पे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कंटिन्यूसली वर्क करते हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ होता है, क्योंकि जब वर्क बहुत ज़्यादा लोड रहता है तो 2-2, 3-3 महीने तक काम में घुसे रहते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता कुछ और करने का। तो ट्रैवलिंग जब मैं करता हूँ, 2-3 महीने बाद कहीं जाता हूँ, तो पूरा रिफ्रेश हो जाता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मैं अपने काम को बिल्कुल भी नहीं हैंडल करता, मोबाइल में बिल्कुल देखता भी नहीं हूँ कि काम से रिलेटेड कोई मैसेज या कॉल आ रहे हैं। तो भाई बीइंग अ ट्रैवलर अगर कहा जाए तो हमारी ये जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी ऐसे ही कि बस यार जाना है, इटारसी तक जाना है हमें, और बस ना ट्रेन है ना बस है, बस पसंद नहीं है दोनों को, यार बाइक उठाई चल होके आते हैं।
और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है तो मतलब यार ऐसा है कि बस चल ही रहे हैं, जहाँ मूड होता है कि जाना है, ऐसा है। अपनी लाइफ से बोर हो गए कि यार बहुत हो गया, बहुत मतलब काम कर लिया, घर वालों ने थोड़ा तंग कर दिया, काम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, बस गाड़ी उठाई और चले कि भाई चलते हैं, यहाँ घूम के आएंगे, वहाँ घूम के आएंगे। और ऐसे ही हम लोग मतलब कई जगह तो अभी भी एक्सप्लोर कर चुके हैं और बहुत कुछ बचा। जैसे भाई ने भी बताया कि लद्दाख यार वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, तो यार मेरा तो बचा हुआ है, इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर जैसे भाई ने बोला है कि हाँ करना है, तो भाई कंफर्म है कि करना तो है। बाकी सिचुएशन देखते हैं क्या होती है, कैसी होती है। बाकी एक चीज़ तो है कि कंफर्म है नेक्स्ट ईयर करेंगे अपन। और उस क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ कि क्या हमें कैरी करना चाहिए या कैसे कोई ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा, जो हमारे इंडिया है ना, वही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको यहाँ पे माउंटेन्स भी मिलेंगे, बीचेस भी मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट भी मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, मतलब सब कुछ है। तो पहले तो आप इंडिया एक्सप्लोर कर लो, फिर आप बाहर की सोचो। बाहर की जगहें भी हैं, लेकिन हम हमारे इंडिया को ही अच्छे से नहीं जानते बेहतर तरीके से, ठीक है। तो पहला प्लस पॉइंट तो ये। दूसरा मैं आपको ये बोलूँगा कि कम से कम सामान के साथ ट्रैवल करो। जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें, अननेसेसरी चीज़ को एलिमिनेट कर दो। और ओवर द टाइम जैसे मैं राइड्स भी करता हूँ, तो राइड के लिए बताऊँगा। जैसे गिरीश ने अभी बताया, हमारी फर्स्ट लॉन्ग राइड थी इटारसी, भोपाल टू इटारसी, जो हमने एक ही दिन में करी थी। और उस वक्त फ्रेंकली बोल रहा हूँ, हम दोनों को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, हमको हेलमेट तक नहीं पता था कि हम बिगर हेलमेट के गए थे, ठीक है। और ये आज से मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले की बात होगी। तो उस वक्त हमने बस वो कर दिया था, लेकिन सीरियसली बोल रहा हूँ, इट इज़ टू रिस्की। तो बेटर है कि अगर आप राइड्स करते हो, बाइक राइड्स करते हो, तो बेसिक प्रॉपर गियर्स का इस्तेमाल तो करो ही करो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपको इंजरी से बचाने के लिए। तो यही है मेरा ओवरऑल सार इस चीज़ को लेकर कि क्या ट्रैवल करते वक्त कैरी करना चाहिए, इसलिए। ओके, एक क्वेश्चन है, बीइंग अ ट्रैवल आप नाइट कैंपिंग भी करवाते हैं। हाँ हाँ, तो आप एक ग्रुप में लेके जाते हो कैंपिंग, है ना? ठीक। वो सेफ भी रहता है। अगर कुछ पर्सन अकेले कैंपिंग करना चाह रहे हैं, नाइट कैंपिंग, तो वो सेफ है कि नहीं, उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि इसको करना चाहिए नाइट कैंपिंग, जंगल या कहीं पर भी रिवर साइड कैंपिंग अकेले, इट इज सेफ या नॉट? ओके, सो अगर आप उस जगह को पहले से जानते हो, आप पहले भी उस जगह को 1-2 बार एक्सप्लोर कर चुके हो दिन के वक्त में, और आप वहाँ पे काफ़ी वक्त बिता चुके हो, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी जगह पे फर्स्ट टाइम गए हो, आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, अननोन प्लेस है, तो बेटर है कि आप नाइट कैंपिंग तो वहाँ मत करो। क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स के अलावा क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे आप जानते हो चोरी चकारी लूटमार भी बहुत होती है, और रात के वक्त ऐसा कुछ भी आपके साथ होगा तो कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग भी जब ऐसा करवाते हैं तो मेरी ऑलरेडी टीम होती है वहाँ, पूरे 12-15 लोगों की, पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं, पूरे फर्स्ट एड और बाकी सारी सुविधाएं रहती है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हम उससे निपट सकें। अब आप अकेले या 4-5 लोग कई बार एडवेंचर के नाम पे चले जाते हैं, और फिर अगले दिन खबर आती है कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से कुछ लोग इंजर्ड हो गए, या कई बार डेथ भी हो जाती है। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर आप लोग पहले उस जगह को विजिट कर चुके हो 1-2 बार, आपको पता है वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स का मूवमेंट है, वहाँ के आसपास के लोकल लोग कैसे हैं, देन इट इज़ विल बेटर फॉर यू। अदरवाइज उस चीज़ को नेगलेक्ट करो। और अगर करनी ही है, बहुत ज़्यादा ही आप इच्छुक हो, तो बेटर कि आसपास की कोई गांव या विलेज में किसी घर वाले की प्रॉपर्टी के आसपास उनके जो होते हैं फार्म वार्म टाइप के, उसमें उनसे थोड़ा सा पे करके, उनसे कंसल्ट करके उनकी जगह पे रुक जाओ, वो ज़्यादा बेटर, थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट बेसिक तो यही है उसका कि आप अगर अकेले कैंपिंग करना चाह रहे हो तो एक प्री प्लान होना ज़रूरी है कि आप जाओ। सबसे पहले अगर आप करना चाह रहे हो, पहले जाके आप एक्सप्लोर कर लो, सबसे बड़ी बात तो। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है आप कर ही लोगे, लेकिन सबसे पहले आप एक्सप्लोर कर लो, उस जगह के बारे में जान लो कि आसपास में उसके मतलब क्या, मतलब पास्ट सिंस डेज में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी तो नहीं थी। देन आप मतलब इजीली आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, लेकिन ये है कि आप पहले जानकारी ले लो उसके बारे में, पूरा एक्सप्लोर कर लो अच्छे से, वहाँ की न्यूज़ के बारे में सुन लो पहले कि क्या है कुछ नहीं है, देन आप मतलब कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं करो, बस ये है कि थोड़ी सी मतलब वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला हिसाब, तो वो आप पहले से कर लो, देन आप कर सकते हो। ओके, टेल मी एक फनी मोमेंट आपका ट्रैवलिंग में, और एक हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पराग वर्मा है और मैं डायरेक्टर हूँ अपनी फर्म में, पैराग्लाइडर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं पेशे से डिजिटल डिज़ाइनर हूँ और ग्राफिक्स, एडिटिंग, डिजिटल डिज़ाइन और सिमिलर फील्ड में वर्क करना मेरा हॉबी और काम दोनों ही है।
Okay, sir. Tell us about your business idea. बिजनेस आइडिया मेरा ऐसा है कि जब हम लोग पढ़ाई के लिए मैंने पढ़ाई भारतीय विद्यापीठ पुणे से की है और मैं 2011 में ही पुणे चला गया था पढ़ाई के लिए। अपना बीएससी एनिमेशन एंड गेमिंग में मैंने एडमिशन लिया था भारतीय विद्यापीठ में और वहीं से मैं स्टार्ट किया पढ़ाई करना। उस दौरान ये सब चीज़ें एकदम नई थी। एंड्रॉयड फोन्स जस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, एंड्रॉयड जस्ट आया था, iOS भी बहुत अच्छा कर रहा था। तो वहाँ पर देखते देखते जो आगे की हम लोग कॉलेज में रहते हुए डिसाइड करते हैं कि अब फ्यूचर में क्या करना है, तो मुझे डिजिटल डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग ये पोटेंशियल फील्ड लगी जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल फील्ड साबित होने वाली थी। और जैसे मैंने उस टाइम से प्लान किया था, तो आज हम देख भी रहे हैं कि डिजिटल डिज़ाइन और ग्राफिक्स और वीडियोस, ये हर ब्रांड, हर ब्रांडिंग के लिए हर एजेंसी और एक युवाओं में एक बहुत ही चाहिदा सब्जेक्ट बन चुका है जो जिसे हर कोई परस्यू करना चाहता है। ठीक है, हाँ ठीक है, कंटिन्यू रखिए। ओके, अगर आपको मतलब ये आइडिया आया था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, तो इस फील्ड में आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या प्रोजेक्ट किए? जब हम पढ़ाई के लिए कॉलेज में थे तो सिलेबस जो था हमारा वो भी काफ़ी वाइड सिलेबस था। उसमें राइट फ्रॉम बेसिक फाउंडेशन, इसके बाद फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग्स, एनिमेशन, 3D एंड गेमिंग ऑल्सो। गेमिंग में भी हम लोग का काफ़ी सारे लैंग्वेजेस, C++, जावा, गेम इंजिन्स जैसे कि यूनिटी, 3D और इस सभी चीज़ों में काफ़ी एक्सपोजर हमें कॉलेज टाइम से कॉलेज सब्जेक्ट्स में मिला। तो वहीं से ये चीज़ें आई कि हम कुछ कोलैबोरेटिवली भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कोलैबोरेटिव का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। इसमें आप कोलैबोरेट करते हैं ग्राफिक्स से प्लस आपका कोडिंग से। तो ऐसी फील्ड वीडियो एडिटिंग भी आजकल काफ़ी सारे इंटरैक्टिव वीडियोस बन रहे हैं, काफ़ी सारे अलग अलग एप्स बन रही हैं, उसमें अलग अलग ग्राफिक्स बनते हैं। ग्राफिक्स का भी काफ़ी सारा एनिमेशंस है। जैसे हम लोग जैक्वेरी एनिमेशंस देखें तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ग्राफिक्स का और कोडिंग का, जिसको साथ में लेके जैक्वेरी एनिमेशंस बनते हैं और जिसमें काफ़ी सारा अभी आने वाले टाइम में बहुत सारा पोटेंशियल है। और इसी के साथ वीडियो एडिटिंग्स भी हम देख रहे हैं और इसमें साथ ही साथ जैसे हम उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल देखें तो लिखना, राइटिंग करना और इसमें वॉइस ओवर्स और अलग अलग तरीके के वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में वॉइस ओवर। और देखिए अब जैसे हिंदी में भी काफ़ी सारा पोटेंशियल, अभी आपने देखा होगा हिंदी कुछ सालों पहले तक इतनी ज़्यादा लग रहा था कि कम होती जा रहा है, बट अभी आप देखेंगे तो हिंदी कंटेंट, हिंदी चीज़ों में डिज़ाइंस बनना अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बनना है, नॉट पर्टिकुलरली हिंदी बट रीजनल लैंग्वेजेस में भी काफ़ी सारा अच्छा डिज़ाइंस बनना, फॉन्ट्स नए नए स्टाइल्स में आना, ये सारी चीज़ें मतलब एक इवोल्यूशन है डिज़ाइन का। इससे कुछ सालों पहले तक हम देखते थे डिज़ाइंस में इतना इवोल्यूशंस नहीं था। फॉन्ट है तो वो कुछ ही घिसे पीटे 20, 25, 50 फॉन्ट्स थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि गूगल का अपना एक अलग से फॉन्ट साइट है जिस पर आप 100-200 फॉन्ट तो गूगल फ्री में दे रहा है। हिंदी में उसका अलग से वो है। इवन अगर आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के उसमें फॉन्ट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये सिर्फ एक फॉन्ट्स के थ्रू मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितना इवोल्यूशन डिजाइन में हुआ है। तो वैसा ही इवोल्यूशन डिजाइन्स के साथ साथ वीडियोस में हुआ है, वीडियो के साथ साथ काम करने के तरीके में हुआ है। आजकल हम देखते हैं टाइम लैप्स वगैरह जो काफी ज्यादा अब प्रचलित हो गए हैं, काफी ज्यादा लोग उसको बना रहे हैं। काफी ब्रांड्स को हम देखते हैं कि वो लोग एक अलग लेवल पे जाके चीजें कर रहे हैं। तो ये सब डिजाइन इवोल्यूशन है। और अगर हम इस बहती हुई गंगा में आ जाएंगे तो हम लोग जरूर कहीं ना कहीं अपना जो जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, या हम जिस भी चीज को लेके, जिस भी चीज को सोच के डिजाइन में आए हैं, वो चीज हम लोग इसके थ्रू पा सकते हैं। लेकिन डिजाइन जैसे आपको सभी को पता है कि साधना का काम है। और ट्रस्ट मी, जब भी मैं डिजाइन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग एक जैसा एक कोई मेडिटेट करता होगा। अगर आप लोग ने कभी मेडिटेट किया तो आपको समझ में आएगा कि एक आप अलग
उसमें चले जाते हैं, फ्लो में चले जाते हैं, अलग अब चीज में चले जाते हैं। उस टाइम पे शायद प्यास भी ना लगती हो, ये भी नहीं लगता हो कि यार कुछ खाया नहीं है कहीं से, या ये मेडिटेशन हो जाए उसके बाद में ये करूंगा, ये चीज हो जाए उसके बाद हम ये करेंगे। तो वैसे ही डिजाइन का ऐसा जब हम डिजाइन करते हैं तो मेरे साथ खासकर ऐसा जरूर होता है कि मैं कुछ डिजाइन करने बैठा हूं तो मेरे को फिर उस टाइम तक, जब तक वो चीज पूरी नहीं रहती, वो आधे घंटे की हो, 15 मिनट की हो, 2 घंटे की हो या 4 घंटे की, जब तक नहीं हो जाती, जब तक ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट ऑफ लाइफ इज मिसिंग या वो स्टक है वहां पर। और इसीलिए मतलब मैं ये बोलूंगा कि वाकई में साधना का काम है और बहुत अच्छे से हमें उसको करना पड़ता है। और मैं मतलब अगर सभी एस्पिरेंट्स को यही बोलूंगा कि अगर आप सच में डिजाइन परस्यू करना चाहते हैं, चीजें करना चाहते हैं, तो आपको एक एकाग्रता बहुत जरूरी चीज है इसमें, और पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। पेशेंस अगर आप अच्छे से रखेंगे और चीजों को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें कर पाएंगे। ओके, एक आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्टिस्ट से बिजनेस में आप कैसे आए? एक आर्टिस्ट अलग लेवल हो जाता है और एक बिजनेस अलग। आप आर्टिस्ट बने पहले, फिर एकदम से बिजनेस आपने अपना रन करना चालू करा, तो उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? शायद आप लोग को थोड़ा सा हंसी आ सकती है इस चीज में, लेकिन मेरा ये सोचना था, मैंने जब मैं आर्ट बनाता था, अपने आप को आर्टिस्ट कहता था, तो जब मैं अपने आप को आर्टिस्ट कहता था और जब मैं कॉलेज में जाके एक डिजाइनर कहने लग गया अपने आप को, तो ये एक बहुत ही अलग चीज है। और वो डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपके पास एक काम है और आपके पास 2 लोग हैं, एक आर्टिस्ट और एक डिजाइनर। आपने आर्टिस्ट को काम दिया तो उस काम का पैसा, एक बार अच्छे से बोलो, हाँ, अगर आर्टिस्ट को आपने काम दिया है तो उस काम का पैसा और उस काम का टाइम ये निर्धारित नहीं है। और अगर आपने डिजाइनर को काम दिया है तो उस चीज का पैसा और उस चीज का टाइम प्रायोरिटी के साथ वो डिसाइडेड है दोनों ही एक ही। सिर्फ यही एक सबसे मेजर डिफरेंस है। आर्टिस्ट वो चीज को करने में हो सकता है जब उसका मन करेगा वो 3 महीने लगा के उस चीज को कंप्लीट करेगा, लेकिन डिजाइनर के साथ ऐसा नहीं होता। डिजाइनर को एक तय समय सीमा में, तय पैसे के साथ या तय बिजनेस आइडियाज या तय की हुई एग्रीमेंट पे, एक मिनट उसका वर्ड ठीक से, कॉन्ट्रैक्ट, तय किए हुए काम को एक तय किए हुए समय में करना पड़ता है। ये एक डिजाइनर का सबसे बड़ा डिफरेंस है आर्टिस्ट और डिजाइनर में। आर्टिस्ट बहुत ही रचनात्मक होते हैं, डिजाइनर्स भी वही चीजें करते हैं, लेकिन सिर्फ एक टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है आर्टिस्ट और डिजाइनर के बीच में। और एक अच्छा डिजाइनर वही है जो अपना टाइम भी ठीक से लेके और डिजाइन भी ठीक से कर दे। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा डिजाइनर वही है। ओके, इज इंडिया इज फ्रेंडली, स्टार्टअप फ्रेंडली कंट्री? इंडिया ही नहीं, मैं तो अलग अलग कंट्रीज के साथ भी काम कर रहा हूँ। यूके के साथ हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। यूके में हमारे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं, यूएसए के भी कुछ क्लाइंट्स हैं। तो और ये क्लाइंट्स अभी आज या 1-2 साल में नहीं है, ये मैं काफ़ी टाइम से, जब मैं कॉलेज टाइम्स में था तो जब ही से हम लोग ने उसको थोड़ा पिचिंग चालू किया था क्लाइंट्स का। तो कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज के भी मेरे क्लाइंट्स रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई कंट्री डिसाइड करती है ये सब चीज़ों में, लेकिन हाँ डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट बिकॉज सब जगह डिज़ाइन, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीएस, ये सारे हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट, एक कंट्री के लिए, कंट्री की ग्रोथ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, डे टू डे चीज़ों में काम आते हैं, डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। वैसे डिज़ाइनर का भी ब्रांड के लिए ऐसा ही है, बिकॉज जितना ब्रांड्स आप देख ही रहे हैं, ब्रांड्स कई सारे इवॉल्व हुए हैं, कई सारे नए आए हैं, कई सारे चेंजेस काफ़ी सारे ब्रांड्स में आए हैं, लोगोज चेंज होते रहते हैं, ब्रांडिंग्स चेंज होती रहती है, नई कंपनीज आती है, वो जॉइंट वेंचर्स बनते हैं। तो उन सब के सरकारें आती हैं, सरकारों में भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अब डिज़ाइंस पे भी बेस्ड होने लगी हैं, सारी चीज़ें, मतलब प्रचार प्रसार के लिए सबसे अच्छा माध्यम डिज़ाइन और डिज़ाइन से रिलेटेड ये सारी फील्ड्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये सभी देशों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया का भी बहुत अच्छा गोल्डन टाइम चल रहा है और हम सब युवा देश में युवा हैं, तो हमारे लिए तो ये सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम है। और मेरा अनुमान है कि 2030 तक जो अभी हम लोग चीज़ें चालू करेंगे उसका रिजल्ट आज से भी अगर आप चालू करते हैं तो 2030 तक 100% रिजल्ट आपको अपनी हर चीज़ में मिलने लग जाएगा। बिकॉज जब हम एकदम अपने पीक पे होंगे, युवा नेतृत्व में होंगे, युवा
सब चीज़ें कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोग हम उम्र के होंगे उस टाइम पर। तो ये हमारे लिए अभी से एक अच्छा चीज़ है कि हम लोग अगर अभी से डिज़ाइन या जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आप अगर अभी से परस्यू करते हैं तो आने वाले 10 साल में आप उस चीज़ को एक बहुत अच्छा आने वाला टाइम देखेंगे उस बिजनेस में या उस पर्टिकुलर फील्ड में आप जिसमें भी जाना चाह रहे हैं। Okay, tell us about your big achievement so far. बिग अचीवमेंट अगर मैं अभी डिफाइन करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो काफी कुछ करना है, काफी कुछ किया है, अभी चल भी रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी बिग अचीवमेंट सो फार तो ऐसा मतलब हाँ मतलब, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बिग अचीवमेंट अपना ये बताऊंगा कि अगर अभी कोई मुझसे पूछे कि आप अपने काम से, अपनी टीम से, अपने ओवरऑल सराउंडिंग से हैप्पी हो, तो मैं बोलूँगा मैं 100% हैप्पी हूँ। और यही मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बिग अचीवमेंट। हर किसी की लाइफ में अगर वो संतुष्ट है तो उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट हमेशा वही होगा। Okay, what is your company long-term vision? लॉन्ग टर्म विजन ये है कि अभी हम लोग इंडिया के साथ साथ अलग बाहर के क्लाइंट्स भी देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि कंपनी सिर्फ 9 to 5 वाली ना रहे, जिसका जैसा भी हम लोग काम करना चाहे, जैसे भी हमारे साथ टीम जुड़ते रहे, जैसे भी हमारे साथ बाहर देशों के क्लाइंट जुड़ते रहे। तो हम चाहते हैं हम लोग एक 24/7 इन्वायरमेंट में आए और 24/7 उस चीज़ को परस्यू करें। Okay. तो अभी सबसे आगे मेरा फोकस यही है कि टीम थोड़ा सा इंक्रीज करके और एक अलग उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट, जिस चीज़ों में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी एजेंसीज से, बाकी अलग अलग जो हमारी फील्ड में काम कर रहे हैं लोग, उन लोग से। तो ये सबसे बड़ा अभी मेरा टारगेट रहेगा कंपनी को आगे ले जाने के। Okay, आपकी टीम के बारे में बता सकते हो आप कुछ? क्या डेस्टिनेशन, क्या क्या, कितने वर्कर है, क्या क्या करते काम? अभी टीम अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बड़ी तो टीम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से टीम अगर छोटी हो बड़ी हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीम अगर अच्छी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हमारी फील्ड तो कंप्यूटर और इंटरनेट 2 चीज़ें चाहिए, तो मुझे नहीं लगता हमें कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है या बिल्डिंग बनानी है तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स लगेंगे, लेबर लगेंगे या साइट इंजीनियर्स लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक लैपटॉप और अगर आपके पास पैशन और अगर है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपकी सबसे अच्छी टीम आपकी है, नो मैटर व्हाट हाउ मेनी पीपल यू हैव। ओके, वो कितने टीम मेंबर्स, उनकी क्या क्या काम है वो तो ये रखना है, बिकॉज मुझे नहीं लगता उन लोग को कुछ बताएंगे अपन, तो आई थिंक कि ठीक है, नो इशू, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस मेरा तो काफ़ी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सुधरा हुआ है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस मेरे हिसाब से अगर आप टाइम निकालते हो अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, और अगर जिनके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, अगर आप उनके लिए थोड़ा सा भी टाइम निकालते हो, आई थिंक दैट्स अ बैलेंस। मैं थोड़ा सा वर्कहॉलिक टाइप का पर्सन हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जितना भी समय निकालता हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिलीज के लिए, मुझे ऐसी कंप्लेंट्स कभी नहीं आती कि आप टाइम नहीं देते हो। तो मुझे लगता है मेरा वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट हाँ, मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने माइंड को फ्रेश रखें, बिकॉज डिज़ाइनिंग में अगर 2+2 करना है तो अगर वो 5 या 6 या एक डिफरेंट आंसर नहीं आएगा तो डिज़ाइन नहीं होगी। 2+2 4 अगर आप करोगे तो आपका दिमाग खराब भी हो तब भी 2+2 4 ही आएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग खराब है और आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका कभी आंसर कुछ यूनिक नहीं आ पाएगा। तो मेरा सिर्फ कहना ये रहेगा कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस करना भी है तो आपको अपने माइंड को, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, कि फोकस रखना है। फोकस नहीं रखेंगे तो इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएंगे। हर जगह आप जहां देखोगे वहां पर आपको एस्पिरेशंस मिलनी चाहिए। डिजाइनर का तो काम ही यही है कि वो नए नए दिमाग लगाता रहे, अलग अलग चीज़ों में डिफरेंशिएट्स करता रहे, इनोवेशंस लाता रहे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से यही है। तो अगर वर्क लाइफ बैलेंस आपका ऐसा है कि सब लोग आपसे खुश हैं और आप अपने काम से खुश हैं तो बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है और कोई इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेल अस अबाउट योर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन योर बिजनेस। चैलेंजेस पहले बहुत है, मतलब मैं तो रात भर बैठ के कैंटीन में काम किया है, क्योंकि उस टाइम पर पुणे में भी इंटरनेट इतना फास्ट नहीं हुआ करते थे और कॉलेज के इंटरनेट ही फास्ट होते थे।
तो कभी कभार काम हम ज़्यादा ले लिया करते थे, स्टूडेंट्स थे, काम का अंदाज़ा नहीं रहता था कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे कर पाएंगे। तो कभी कभी रात रुक के भी हम लोग कैंटीन से बैठते थे, अलग से रिक्वेस्ट करके बोलते थे अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कि सर इस वाला प्लीज़ आप ये वाला वाईफाई ऑफ मत करना, आज मैं कैंटीन में लेट नाइट वर्क करने वाला हूँ। कैंटीन में भी जो लोग रहते थे उन वो डिनर का, हालांकि उनका कभी रहता नहीं था, लेकिन डिनर तक का भी पूछ लेते थे। तो लोग अच्छे मिले तो सब चीज करते गए और सारे चैलेंजेस ऐसे ही निकलते रहे, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप काम करना चालू करते हो और आप में एक पैशन दिखता है तो आपको फिर लोगों का साथ अपने आप मिलने लग जाता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके तरफ ये सही था, पुरानी बातें याद दिलाती तुमने। ये सही था अगर यार। बैठे हैं भाई, बैठे हैं इसलिए यार। ओके, क्लास क्वेश्चन रहेगा कुछ नहीं। आराम से फिर अभी अपन और देखेंगे। पानी लो, पानी लो। नहीं रहते, रखा है पानी। जो न्यायालय के कर्मचारी हैं, जो भारत में भ्रष्टाचार विलोप थे ना, भ्रष्टाचार की जड़ें हैं ना, वो न्यायालय से ही प्रारंभ होती हैं। क्योंकि न्यायालय के सामने जो न्यायाधीश हैं उनकी 2 फीट की दूरी पे बैठे हुए कर्मचारी घूस लेते हैं, पेशियां केस रजिस्टर्ड नहीं आते 6-6 महीने तक। ऐसा लॉयर ये कहना चाहता हूं कि इन जैसे व्यक्तियों का पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं हो न्यायालय में। उनको शीघ्र सजा मिल जाए। जो छोटी छोटी बच्चियों को, नादान सी बच्चियों को, ऐसे लोग अपराधियों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। बच्चियां आजकल ना तो कोचिंग जा पा रही हैं, ना स्कूल जा पा रही हैं, रास्ते में रोक लेते हैं। और इसका एक पक्ष जिम्मेदार पुलिस वाले भी है, जो किसी की शिकायत आने पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि ऐसे पुलिस वालों को भी डंडे पड़ने चाहिए जो उनका समर्थन करते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मैं बेसिकली भोपाल से हूँ। भोपाल जिला न्यायालय में बतौर अधिवक्ता व्यवसाय करता हूँ और इसके साथ ही साथ मैं मध्य प्रदेश के तीनों हाई कोर्ट, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर बेंच में भी अपनी सुविधाएं प्रदान करता हूँ। और जितने भी स्पेशलाइजेशन हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, सिविल, क्रिमिनल, सभी तरीके के प्रकरणों को डील करता हूँ। वो शुरुआत थोड़ी ऐसी हुई कि ये वर्ष 2013 की बात है। मैंने 2012 में BU भोपाल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव आने वाले थे। तो गणेश उत्सव की झांकी लगाई गई थी कॉलोनी में। उसके हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, कुछ लोग और हम। तो चूँकि ये अब वहाँ पे कुछ मशीनें थी, साउंड सिस्टम की बजाने की सब थे, और हम वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, तो झांकी समिति वालों ने कुछ फ्लेक्स भी छपवाए थे। अब बात वो हुई कि जो मशीन लगी थी डीजे वाली, उसको चुराने के लिए रात को चोर ने चुरा ली। अब वो झांकी के टाइम की बात है, आरती हो रही थी। आरती होते समय जब चुराए तो पीछे कार्यकर्ता लोगों ने देख लिया और उन चोरों को कार्यकर्ताओं ने, सभी ने, और साथ में कॉलोनी वासियों ने मारा। मारने के बाद थाने ले गए, निशातपुरा थाने में। और थाने ले जाने पे क्या करा, थाने वालों ने, चूंकि उसके चोर के घर वालों ने, उनको ये तो मालूम नहीं था कि कॉलोनी में किसने मारा किसने नहीं मारा। उन्होंने क्या करा कि फ्लेक्स पे जिसके नाम लिखे थे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, तो हमारा नाम मेंशन करवा दिया FIR में। तो FIR में नाम करने के बाद हम गए, वहाँ पे कुछ पेशियाँ हुई। पेशियाँ जब चल रही थी तो उसी दौरान 1-2 बार हमें हमारे जो अधिवक्ता थे पूर्व उन प्रकरणों में उन्होंने कहा कि यार नीचे 317 CRPC का आवेदन रहता है छुट्टी का, उसको बनवा के ले आइए आप। और मैं गया बनवाने नीचे, तो मैंने वहाँ पे कुछ टाइपिंग हो रही थी। मैडम से बोला कि मैडम मैं तो अभी बेरोजगार हूँ,
कि टाइपिंग का कैसा क्या रहता है बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि हम 60% देते हैं और जो आपको सीखना है वो करिए। ठीक है। अब मैं वहाँ जब टाइपिंग करने जाता था, पैसे भी अच्छे मिलने लगे रोज़ के। तो ये कॉलेज पास हो ही चुके थे करते करते। अब मैं वहाँ पे रोज़ जैसे टाइपिंग करने बैठे तो अधिवक्ता रोज़ बदल बदल के आते थे, वो किस तरह से डील करते थे अपने पक्षकारों को, तो मैं बड़ा प्रभावित होता था, है ना, क्योंकि यहाँ तो फाइनेंशियली अच्छा है। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने वर्ष 2014 में शासकीय विधि महाविद्यालय भोपाल में प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद ड्राफ्टिंग का तो नॉलेज हो ही जाएगा था। मैंने 2 वर्ष और बिताए 17 तक, और फिर 18 तक क्या करा कि मैं जूनियर में टीपी विश्वकर्मा साहब हैं, सिविल के हैं वो अच्छे भोपाल में, तो उनके यहाँ मैंने 6 महीने जूनियरशिप करी और क्रिमिनल का भी इसी दौरान थोड़ा अनुभव प्राप्त किया। अब नॉलेज सब मिलने के बाद क्या हुआ, 2018 में मुझे डिग्री प्राप्त हो गई। डिग्री प्राप्त होने के बाद तुरंत ही मैंने जबलपुर बार में अपना वहाँ पे एनरोलमेंट कराया। एनरोलमेंट कराने के बाद मैं 6 महीने तो जबलपुर में रहा, वहाँ उच्च न्यायालय की पूरी प्रणाली समझी, कार्य प्रणाली कैसी रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है, और फिर भोपाल आके अपना सेल्फ करने लगा। उस समय मेरा निवास था ना वहाँ पे, तो निवास से ही अपना कार्य पूरा व्यवसाय संचालित करता था, जहाँ पे जैसा भी है जो मिल जाता था जिस फील्ड में, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू सब। अब ना तो ज़्यादा सीनियर ना जूनियर, अब हम ये ऐसे हो गए कि भैया आप समझ लो कि हम अपना खुद का ही करने लगे यहीं कार्यालय में बैठे बैठे। भोपाल समेत भोपाल संभाग के सारे जिले भी कवर कर लिए हमने, भोपाल का भी, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़, और इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट भी सब। अब यहाँ से करने के बाद क्या करा कि जब कुछ बेले आई, प्रमोशन बढ़ा और कुछ अपन फेमस हो गए लोकल एरिया में, तो उनसे गुडविल अच्छी थी, पुराने थे हम, तो हाई कोर्ट के कुछ मामले भी आए। तो हाई कोर्ट जबलपुर में अपेयर हुए, फिर उसके बाद ग्वालियर गए, ग्वालियर में हुए, और फिर इंदौर हाई कोर्ट में भी गए, अपेयर हुए। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में, अभी मैं मई में चेन्नई हाई कोर्ट में भी अपेयर हो गया हूँ। तो वहाँ पे मैं बहुत केस में थोड़ा सफलता भी प्राप्त हुई, तो अच्छा रिस्पांस मिला, लॉयर हैं। और जूनियर सीनियर की बात यह है कि हमसे कुछ 5 से 10 साल पुराने सीनियर भी हैं, क्लासमेट भी हैं हमारे, उनमें आगे बढ़ने की लालसा ही नहीं है, ना वो चाहते हैं, उनका वो ही रहना चाहते हैं और उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करने चाहते हैं अपने सीनियरों के साथ, तो वो करें। पर हमने क्या सेल्फ हो गए, वो उनको 10-10, 5-5 साल के सीनियर होने के बाद भी उनका स्वयं का कार्यालय भी नहीं है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट तो छोड़ो, सेशन कोर्ट में या डीजे कोर्ट में, या तो लोअर कोर्ट में भी डाइस पे बोलने के उनमें प्रतिभा नहीं है। कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। ये सॉल्यूशन क्या है, न्यायालय के कर्मचारी बने, न्यायालय स्वयं है इसका। देखो, किसी एक पक्षकार से, किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या किसी से भी प्रताड़ित से, कोई किसी व्यक्ति से प्रताड़ित होता है या शासन प्रशासन सुनते नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं सामने वाले को, आई विल सी यू इन कोर्ट। तो वो उसका आखिरी जो शब्द रहता है ना कि मैं आपको न्यायालय में ही मिलूंगा, मुझे वहीं से। तो लोगों को आस ये है कि न्यायालय उनको न्याय देगा। अब इसी पर्पस की वजह से वो अपने न्यायालय में दरवाजा खटखटाते हैं न्यायालय का, लेकिन न्यायालय में वो केस सालों पेंडिंग रहते हैं, सालों चलते हैं। उसका मेन कारण ये है कि न्यायालय के कर्मचारी हैं, जो भारत में भ्रष्टाचार विलोप थे ना, भ्रष्टाचार की जड़ें हैं ना, वो न्यायालय से ही प्रारंभ होती हैं। क्योंकि न्यायालय के सामने जो न्यायाधीश हैं, उनकी 2 फीट की दूरी पे बैठे हुए हैं कर्मचारी घूस लेते हैं, पेशियां, केस रजिस्टर्ड नहीं आते 6-6 महीने तक, तो न्याय कहां से मिलेगा लोगों को? जो अभियुक्त गण हैं, जो दोषी हैं,
वो बाबू लोग को पैसे दे देते हैं और वो पैसे ले आते हैं 4-4, 5-5 महीने की लंबी। तो न्याय कहां से मिलेगा? और पक्षकारों को भी ये चाहिए कि वो अपने जो भी अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, उनको बोलें कि सर जल्दी से कार्रवाई करवाई इसमें। क्योंकि ज्यादातर पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब से लॉयर बना हूं, जब से मैं ये सब देखा है, सब कार्रवाई पूरी प्रोसीडिंग क्रिमिनल सिविल की, तो मैं ये देखता हूं कि अधिवक्ता जल्दी से किसी प्रकरण का निराकरण करवा सकता है। वो हर हेयरिंग पे जाए, न्यायालय से अपना पक्ष रखे कि सर ऐसा करिए, गवाहों को नहीं बुलाया जाए। 6-6 साल हो जाते हैं, डॉक्टर लोग गवाही नहीं आते, उसकी वजह से मेन कारण रहता है उनका भी, तो जो करप्शन है ना उनका। अब वो सॉल्यूशन कैसे होता है मैं बताऊं। सॉल्यूशन इस प्रकार से हो सकता है कि जल्दी से जल्दी पेंडिंग हो, तो उसके लिए न्यायाधीश गणों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि किस प्रकरण का कितनी जल्दी निराकरण किया जा सके। वो निराकरण करेंगे तभी तो केस पेंडिंग वो हटेंगे जल्दी। वो खुद ही नहीं चाहते। बाबू ने बोल दिया कि हाँ चलो सर आज 10 केस लगे, मात्र 10 का ही निराकरण करना है। न्यायालय का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो पुलिस विभाग भी करता है। एक एक पुलिस की डायरी हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय, सेशन कोर्ट में बुलाने के लिए चालान पेश, वो तो डायरी बोलते ही नहीं है, 3-3 बार तो हेयरिंग लग जाती है, कोर्ट डायरी नहीं आती न्यायालय में। न्यायालय के बोलने के पश्चात भी तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, तो क्योंकि कोर्ट उनके अगेंस्ट में केस नहीं, वो नहीं लगती, एक्शन नहीं लेती। अगर एक्शन लेना चालू कर दी तो वो तो सब वो हो जाएंगे एक्टिव। तो ये भी एक कारण है। तो केस जितने पेंडिंग है उनका अगर जल्दी से निराकरण चाहता है तो उसका निराकरण सिर्फ न्यायालय ही कर सकते हैं स्वयं, क्योंकि कर्मचारीगण थोड़ी ना कोई न्यायालय है। न्यायालय उनको निर्देशित करेगा कि नहीं आज हम 10 केस नहीं 20 केस सुनेंगे, 30 केस सुनेंगे, उसका शीघ्र निराकरण करेंगे। 138 चेक बाउंस के मामले होते हैं, उसमें केस फाइलिंग करके लोग भूल जाते हैं। अरे समय पे आप कोर्ट फीस अदा करेंगे न्यायालय में तो केस रजिस्टर्ड होगा। नहीं ऐसा अधिवक्ता तो मैं यही चाहता हूं कि क्राइम बढ़ जाए, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। सामाजिक भाव से देखिए तो कभी अपराधी व्यक्ति का, आपराधिक प्रवृत्ति का या अपराधी का समर्थन नहीं करना चाहिए, ना ही उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन चूंकि हम अधिवक्ता हैं, वो हमारे पास नहीं आएगा तो कहीं और जाएगा, तो इस कारण से लेना चाहिए। हाँ, फरियादी को मिल लेना चाहिए अभियुक्त के एक बार अधिवक्ता से, जिससे क्या वो उसका समर्थन कर सकें। लेकिन अगर हम ये नहीं कर तो ये हमारा व्यवसाय कैसे संचालित होगा। उसका रेप के संबंध में मेरा ये मत व सुझाव रहेगा कि जो लोग एक्चुअली जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं वो 6 महीने 1 साल सहमति से 6 महीने 1 साल 8 दिन 15 दिन जो भी रहने के बाद वो सामने वाले पक्ष पे FIR रजिस्टर्ड करवा देती हैं। तो सहमति से तो वो रही हैं, तो लोगों में ये क्या बढ़ावा लड़कियों ने नहीं दिया है। अब गेहूं के साथ गुण पीसने वाली बात हम बचपन से सुनते आए हैं। तो क्या हुआ कि जो नाबालिग लड़कियां हैं 15 साल से कम की, आजकल हम देख रहे हैं समाज में इतने घिनौने व्यक्ति हो गए हैं जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं जो सुनने में ही बहुत घिनौने लगते हैं। तो मैं ऐसा लॉयर ये कहना चाहता हूं कि इन जैसे व्यक्तियों का पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं हो न्यायालय में, उनको शीघ्र अतिशीघ्र न्याय सजा मिल जाए। जो छोटी छोटी बच्चियों को, नादान सी बच्चियों को, ऐसे लोग अपराधियों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। बच्चियां आजकल ना तो कोचिंग जा पा रही हैं, ना स्कूल जा पा रही हैं, रास्ते में रोक लेते हैं। और इसका एक पक्ष जिम्मेदार पुलिस वाले भी है, जो किसी की शिकायत आने पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि ऐसे पुलिस वालों को भी डंडे पड़ने चाहिए जो उनका समर्थन करते हैं। और ऐसा सामाजिक लॉयर क्या होता है कि मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों का जो बच्चियों के साथ शोषण करते हैं
किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ हो, रेप हो, ऐसी घटनाओं का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहता मैं, और ना ही ऐसे अपराधियों का साथ देना चाहता हूं। ऐसा कभी भविष्य में आता भी है तो मैं कभी भी उनका पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं रहूंगा, चाहे मेरे में कितनी भी क्षमता क्यों ना हो। देखो, समाज में मानव रूप में आए हैं हम, समाज में दो तरीके से चीजें विद्यमान हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। इससे मैं भी अछूता नहीं हूं। कॉलेज में और सभी जगह मेरे दोस्त रहे हैं बहुत प्यारे। तो कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं कि गर्व महसूस करते हैं कि हमारा मित्र इतना अच्छा है, जो इतनी कम उम्र में इतना अच्छा हो रह रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में डाइस पे जाके जजों से लड़ ले रहा है अपने पक्षकारों के लिए, उनको न्याय दिलवा रहा है। सेशन में भी सब जगह करप्शन के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा हूं मैं। किसी राजस्व न्यायालय में या किसी राजस्व की कोर्ट में बाबू को कोई पैसे देने के फेवर में नहीं हूं, ना देता हूं। तो ऐसे कुछ दोस्त मित्र हैं जो मेरे को देख के बड़ा अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि वो सोचते हैं कि यार देखो हम 10 साल 5 साल पहले आ गए, ऐसा है, तो वो सोचते हैं कि यार ये क्या आ रहा है। तो वो कर तो कुछ नहीं सकते, बस यही करते हैं, पीठ पीछे ये बोल सकते हैं डी मोरल डाउन करने के लिए कि यार ऐसा है वैसा है। तो इन सब चीज में ऐसा सुझाव अपने आप को देता हूं कि इन जैसे लोगों पे ध्यान ही नहीं देना, बोलने दो जिसको बोलना। देखो, बुराइयां उन्हीं की होती है जिसमें कुछ काबिलियत हो, हर किसी में नहीं होती। मैं बोलना चाहता हूं उन व्यक्तियों के लिए जो उनसे काम करवाते हैं, क्योंकि देखो किसी प्रोफेशनल से काम करवाओगे तो आपको वो एक जिम्मेदारी भी लेता है कि नहीं मैं आपका काम करवाऊंगा, और ये एक चीज की गारंटी भी देता है कि नहीं वो करवाएगा, जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकता, क्योंकि वो अधिवक्ता है, एडवोकेट है। लेकिन जो बिचौलिए हैं, खासकर राजस्व विभाग में, उन्होंने ऐसा व्यवसाय कर रखा है, लोगों से, आम जनों में लूट की भावना कर रखी उन्होंने। एक अधिवक्ता उस चीज को 10,000 रुपए करवाता है, किसी नामांतरण के केस को ले लिया जाए, एक में 10,000 रुपए लेता है, लेकिन वो अपनी फीस ले रहा है और एक श्योरिटी दे रहा है कि नहीं ये करवाऊंगा मैं, और सब लीगल तरीके से होगा। लेकिन बिचौलिया का करता है वो 6,000 5,000 8,000 में भी कर देगा। लेकिन वो क्या करेगा अगर नहीं करवाया, क्योंकि भोपाल में ये संख्या अत्यधिक है, मैंने देखी है, वो लेके कर देते हैं और लोग बात सोचते हैं कि नहीं हमारे पैसे कम बच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत, ये नहीं करना चाहिए लोग। और दूसरी बात कि जो पहले से जाति बनवाते थे लोग, आजकल उनका क्या बिचौलियों से करवाते थे, तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि कितने तो फर्जी निकले, तो वो ओरिजिनल काम करते कहां थे, वो सील मोहरे। देखो अभी कुछ 8 दिन 15 दिन की घटना है, ये गोविंदपुरा में पूर्व पटवारी का बेटा पकड़ाया सील मोहरों के साथ, सोचो जरा क्या बात। तो वो लोग क्या माथे पे हाथ रख के रोते हैं, ऐसा नहीं, बिचौलियों से कभी नहीं। और एडवोकेट को भी ये चाहिए कि राजस्व न्यायालय के सहित कहीं भी न्यायालय में बतौर अधिवक्ता हम अपना वकालतनामा साइन करते हैं तो हमारा एनरोलमेंट नंबर होता है। यदि बिचौलियों में वो नंबर नहीं है, एडवोकेट नहीं है वो, तो वो देंगे नहीं, और अगर दिए तो कल वेरीफाई कर लो। हाँ, ये हमारा दायित्व है, ड्यूटी भी है कि हम समाज को भी बुराइयों से बचाएं, करप्शन से बचाएं। और साथ में क्या कर रहे हैं कि इन जैसे लोगों को तो थप्पड़ मारने चाहिए रोड में खड़े होकर। क्यों? क्योंकि वो लॉ का प्रोफेशन, एडवोकेट का प्रोफेशन, उनकी छवि धूमिल कर रहा है, प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं लोगों में। इससे कारण इसका ये होता है कि लोग एडवोकेट को चोर समझने लगते हैं, गलत है। जैसे नया युवा पीढ़ी है, वो किसी भी कॉलेज से पढ़े, वो अपने विवेक से सब चीज का न्याय कर रहे हैं। मैं उनके लिए एक ही चीज निर्देशित करना चाहता हूं या उनके लिए बोलना चाहता हूं कि लॉ का प्रोफेशन, एडवोकेट में भिन्न भिन्न, टैक्सेशन में जाओ, क्रिमिनल, सिविल, लिटिगेशन, चेक बाउंस, जो भी आपको प्रोफेशन बनाओ, अपने पक्षकार से कोऑर्डिनेट करो, उनके उत्तर को ट्रांसपेरेंसी रखो ताकि वो आप पे भरोसा विश्वास कर सकें। साथ ही उनको न्याय प्रदान करवाओ। ऐसा नहीं कि आपने रेपिस्ट का लग दिया, पता चला कि रेपिस्ट, तो अब मालूम है कि वो रेपिस्ट है। तो एडवोकेट क्या होता है कि एक तरीके से न्यायालय का अधिकारी होता है, उसका भी ये दायित्व बनता है कि सही क्या है गलत क्या है। हर चीजों में पैसे नहीं तोले जाते, पैसे नहीं, थोड़ा देखा जाए कि किसी कन्या, बच्ची, बालिका के साथ क्या हुआ है तो उसका न्याय दे। तो ये सब करना है। नए लोग जो आने वाली पीढ़ी है वो एडवोकेट में प्रोफेशन तो बनाए, लेकिन डिग्निटी के साथ, और साथ में स्वयं अपने विवेक से थोड़ा चीज को तोलो कि नहीं कहां पे गलत है कहां पे सही है।